ने फिर अपने खजाने की छाती पर नजर डाली। उसे पहले से ही पूरा यकीन था कि यह एक बहुत बड़ा और जबरदस्त कार्यक्रम होगा। वरुण ने फिर अपने खजाने की छाती पर नजर डाली। वहां अभी भी बंदर के फर के 2 धागे, मैंगो के सूप का एक कटोरा, एक स्वर्गीय कुत्ते का बिस्किट, स्वर्गीय स्मिथिंग फर्नेस और 100 जड़ी बूटी औषधि की कुछ 100 बोतलें थीं। मेरे पास अभी भी पर्याप्त खजाने नहीं। चूंकि मेरे पास 4378 मेरिट पॉइंट्स हैं, तो क्यों ना कुछ खरीदकर इसे पूरा कर लिया जाए। वरुण ने ग्रुप चैट में प्रवेश किया। उसे पहले से ही पता था कि क्या खरीदना है। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? मैं चिकित्सा के अभ्यास पर किताबें ढूंढ रहा हूँ। प्लीज मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई है? वाह, वरुण ऑनलाइन है, नीजा ने कहा। वरुण, मेरा टेरिया मेडिका का संग्रह सस्ता है, केवल 1000 योग्यता अंक। यदि आप इसे खरीदते हैं तो मैं आपको हमेशा के लिए निःशुल्क परामर्श और ट्यूशन भी दूंगा। अभिनव संत ने कहा। हरिप्रसाद, क्या तुम मूर्ख हो? संत वरुण के पास समझ का हृदय है, उसे तुम्हारे पाठों की आवश्यकता नहीं है। संत, इसके बजाय मेरी किंग ऑन ऑफ मेडिसिन जर्नल खरीदो। यह मेरे जीवन के काम का पूरा रिकॉर्ड और संपूर्ण अध्ययन है, केवल एक ही मुद्रित। यह केवल 1000 योग्यता अंक है। अगर आप रुचि रखते हैं तो मेरे पास एक 9 ड्रैगन एक्यूपंक्चर तकनीक है, आज तक का सबसे अच्छा एक्यूपंक्चर कौशल। मैं आपको इसे केवल 1000 योग्यता अंकों के लिए दूंगा। बकलोल संत ने कहा। 3 महान भारतीय चिकित्सा गुरु एक साथ बाहर। अगर मैं उनके ज्ञान में महारत हासिल कर लूं तो क्या मैं अपने समय का सबसे महान चीनी चिकित्सा गुरु नहीं बन जाऊंगा? वरुण उन्हें अस्वीकार करने के लिए बहुत उत्साहित था। मैं तीनों ले लूंगा। अपने निजी संदेश जांचे, वरुण ने कहा। जैसा कि संत वरुण से उम्मीद थी, अब इसे ही मैं उदारता कहता हूं। अभिनव ने कहा। हे संत, पुण्य के उपहार के लिए धन्यवाद। बकलोल ने कहा। हाँ, इन योग्यता अंकों के साथ मैं संत से बस कुछ ही कदम दूर हूं। हरिप्रसाद ने कहा। वे तीनों ही पाप मोचन में भटकती आत्माएं थीं, इसलिए उनके लिए अच्छा काम करना और पुण्य अंक जमा करना मुश्किल था। इस तरह 1000 पुण्य प्राप्त करना उन्हें 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। वरुण ने तुरंत अपना इनबॉक्स चेक किया। डिंग, बधाई हो, आपको बकलोल का लाल लिफाफा मिल गया है। 9 ड्रैगन एक्यूपंक्चर तकनीक प्राप्त हुई है। यह आपके खजाने में पहले से ही संग्रहित है। डिंग, बधाई हो, आपको हरिप्रसाद का लाल लिफाफा मिला है। किंग ऑफ मेडिसिन जर्नल प्राप्त किया है। यह आपके खजाने में पहले से ही संग्रहित है। डिंग, बधाई हो, आपको अभिनव का लाल लिफाफा मिल गया है। मेटेरिया मेडिका का संग्रह प्राप्त हुआ है। यह आपके खजाने में पहले से ही संग्रहित है। हाँ, अब इन 3 चिकित्सा पुस्तकों के साथ मैं 3 महान गुरुओं की विरासत को आधुनिक चिकित्सा जगत में ले जा सकूंगा। तीनों शिक्षाएं एक ही शरीर में। अब मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? वाह काका। जैसे ही वरुण को तीनों लाल लिफाफे मिले, उसका उत्साह आसमान छूने लगा। फिर उसने वादे के अनुसार 3000 योग्यता अंक भेजे। चूंकि वरुण ने अब काफी मात्रा में योग्यता अंक अर्जित कर लिए थे, इसलिए 3000 उसके लिए ज्यादा नहीं थे। डिंग, वर्तमान संचित योग्यता अंक 4787। अगले स्तर तक 4923 अंक। आकर्षण 4077। भाग्य 477। जैसे ही वह लॉग ऑफ करके मेडिकल मैनुअल पढ़ने वाला था, ग्रुप चैट में किसी ने उसे टैग कर दिया। वरुण, क्या आप मार्शल आर्ट मैनुअल की तलाश में हैं? इंद्रभान ने पूछा। अरे वाह, इंद्रभान मौजूद है। वरुण स्क्रीन पर खाली नजरों से देखता रहा। अपने फोन स्क्रीन पर नाम को बार बार पढ़ते हुए वरुण उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए केवल 3 चीजें ही सोच पाया। घृणित, चालाक और बहुविवाह। क्या यह आदमी किसी फिल्म से नहीं है? समूह में एक काल्पनिक चरित्र कैसे है? क्या वह वास्तव में इतिहास में किसी बिंदु पर मौजूद था? वरुण के दिमाग में अचानक बड़े सवाल उठने लगे, लेकिन उसने उन्हें अपने दिमाग से निकाल दिया। कौन परवाह करता है कि वह मौजूद था या नहीं? अकेले समूह का अस्तित्व पहले से ही विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है, तो क्या हुआ अगर समूह में कोई काल्पनिक सदस्य था? नमस्कार महानुभाव इंद्रभान, आप कौन सा कौशल बेच रहे हैं? वरुण ने पूछा। मैं जो बेच रहा हूं वह एक गुप्त तकनीक है जिसे मैंने बनाया है। यह इतनी शक्तिशाली है कि यह सिर्फ एक चाल में युद्ध में दुश्मन को बेकार कर सकती है। जब तक यह कनेक्ट होता है, आपकी जीत पक्की है। इंद्रभान ने कहा। क्या बकवास है? क्या ऐसी कोई तकनीक वास्तव में मौजूद है? यह बहुत महंगी होगी, वरुण ने सोचा। नहीं, यह वाकई सस्ता है। यह 10,000 नहीं, 1000 भी नहीं, सिर्फ 998। इंद्रभान ने कहा। फैक्टोरियल, फिर से 998, ठीक वैसे ही जैसे उसने फिल्मों में किया था। वरुण ने आंखें सिकोड़कर देखा। उसे धोखाधड़ी की बू आ रही थी। नहीं, मुझे उसे मोल तोल करना होगा। क्योंकि अब मेरे मेरिट पॉइंट 4787 है, तो चलिए इसे गोल कर देते हैं। मेरे पास अभी केवल 787 अंक है। क्या सर इंद्रभान मुझे इतने में मैनुअल बेचने को तैयार होंगे? वरुण ने पूछा। बिक गया, इंद्रभान ने कहा। हाँ, सौदा? यह तो बहुत तेज था। रुको, क्या यह कोई घोटाला है? वरुण आश्चर्यचकित रह गया। इंद्रभान के बारे में उसकी धारणा एक चालाक और चतुर चालबाज की थी। इस सौदे को इतनी जल्दी पूरा करना शायद। बधाई हो, इंद्रभान का लाल लिफाफा मिला, एक नट बस्टर मिला। आपके खजाने में पहले से ही संग्रहित है। हफ, जैसे ही उसने नोटिफिकेशन पढ़ा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। इंद्रभान जो अंतिम गुप्त तकनीक बेच रहा था, वह गेंदों को लात मारने के बारे में किताब थी। क्या यह पैरों के बीच पर लात नहीं है? कौन यह नहीं जानता? इसके लिए 787 योग्यता अंक खर्च करने पड़ते हैं। यह दिन दहाड़े डकैती है। वरुण रो रहा था। डिंग, वरुण, क्या तुम्हें लाल लिफाफा मिल गया है? क्या तुम मुझे अभी अंक भेज सकते हो? इंद्रभान ने पूछा। तुम धोखेबाज हो, ये कैसी बकवास है? वरुण ने कहा। भगवान वरुण, अब यह थोड़ा आगे निकल गया। नट का मात्र सबसे घातक तकनीक है। तुमने उस शानदार लड़ाई के बारे में पढ़ा है ना? इंद्रभान ने कहा। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर रहा हूं। मैं इसे वापस तुम्हें भेज रहा हूं, वरुण ने कहा। भगवान वरुण, आप निर्णय लेने से पहले मैनुअल को अच्छी तरह से क्यों नहीं देख लेते? हो सकता है कि आपको इसे वापस करने पर पछतावा हो, इंद्रभान ने कहा। क्यों?
वरुण ने पूछा। मैं सैकड़ों सालों से इस तकनीक को सुधार रहा हूं, इसे और अच्छा बना रहा हूं और नया रूप दे रहा हूं, जबकि मैं यहां जेल में फंसा हुआ हूं। यह तकनीक अब सिर्फ पैरों के बीच पर लात मारने जैसी नहीं रह गई है। अगर कोई और होता तो मैं इसे 3000 मेरिट पॉइंट पर भी बेचता, लेकिन मैं इसे अब तुम्हें सस्ते में दे रहा हूं क्योंकि तुमने पहले जो वह हाई कैलोरी वाला दूध दिया था। रुको, तो मैंने तुम्हें गलत समझा? रुको, मैं इसे देखता हूं। वरुण ने तुरंत अपना खजाना खोला। डिंग, नट बस्टर, किक मैनुअल, इंद्रभान की सावधानी पूर्वक संशोधित 3 स्टार तकनीक। क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? 3 स्टार तकनीक? यह वाकई बहुत बढ़िया है। यहां तक कि तरुण स्टाफ के पास भी कोई स्टार नहीं था। लगता है मैंने उसे गलत समझा। वरुण ने जल्दी से मैनुअल निकाला। फोन से एक रोशनी की किरण उसके हाथ में आई और एक मोटी पीली किताब बन गई। इसे पढ़ते ही वरुण को जबरदस्त झटका लगा। किताब में असल में कोई शब्द नहीं थे, इसके बजाय उसमें बहुत सारे चित्र थे। इंद्रभान ने किसी की गेंदों को लात मारने के सरल काम को एक कला में बदल दिया था। चित्रों और समझाने वाले नोट्स के जरिए उन्होंने सिखाया था कि कैसे 360 डिग्री से किक करके अपने दुश्मन की गेंदों को तहस नहस किया जाए। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने किक के जरिए ऊर्जा को बहाने, किसी भी सुरक्षा को तोड़ने और एक झटके में दुश्मन को खत्म करने का तरीका भी खोज निकाला था। इस तकनीक से वरुण उन विरोधियों को भी हरा सकता था जिनकी रक्षा शक्ति उससे ज्यादा थी। उदाहरण के लिए, अगर वरुण की युद्ध शक्ति 1000 है और वह 2000 डिफेंस पॉइंट वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ता तो उसके सामान्य हमले उन्हें थोड़ा भी नहीं हिला सकते थे। लेकिन नटबस्टर के साथ दुश्मन दर्द से बिलबिला उठते। हे भगवान, यह कौशल तो अद्भुत है। यह एक बहुत ही खतरनाक वन शॉट तकनीक हो सकती है। वरुण के होंठ बहुत ही शातिर अंदाज में ऊपर की ओर खींच गए। उसने इंद्रभान को योग्यता अंक भेज दिए। मुझे बहुत खेद है। हे माननीय मास्टर इंद्रभान, मैं लापरवाह था और मैंने बहुत सारी बुरी बातें कह दी। मुझे आपकी किताब बहुत पसंद है। वरुण ने कहा। हे भगवान वरुण, तुम बहुत विनम्र हो। अगर तुम कर सको तो और वह हाँ भेजो। मेरी 7 पत्नियां उसे बहुत पसंद करती हैं। इंद्रभान ने कहा। हाँ, मैं करूंगा। जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं ग्रुप को कुछ लाल लिफाफे भेजूंगा, वरुण ने कहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद वरुण ने अपना फोन रख दिया और नटबस्टर का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्कॉलर हार्ट की वजह से वरुण ने इस कौशल को ऐसे सीख लिया जैसे यह उसकी खुद की बनाई हुई तकनीक हो। सिर्फ आधे घंटे में जैसे ही उसने इसे पूरा किया, उसने 3 चिकित्सा पुस्तकों पर काम करना शुरू कर दिया। मटेरिया मेडिका का संग्रह, अभिनव का विभिन्न भारतीय जड़ी बूटियों पर जीवन भर का अध्ययन, किंग ऑफ मेडिसिन, जनरल हरिप्रसाद की हजारों अजीबोगरीब और दुर्लभ बीमारियों पर लिखी किताब जिसमें उनके इलाज के तरीके भी थे। 9 ड्रैगन एक्यूपंक्चर तकनीक एक गुप्त तकनीक है जो किन राजवंश तक जाती है। बकलोल ने इसकी शिक्षाओं को विरासत में प्राप्त किया था और मानव शरीर के एक्यू पॉइंट के रहस्यों को उजागर किया था। इस ज्ञान के साथ वह अपने समय में सर्जरी भी करने में सक्षम था। 3 राज्यों के रोमांस में ऐसा कहा जाता है कि बकलोल ने हड्डी में कट लगाकर और जहरीले मज्जा को खुरचकर वीरेंद्र के शरीर से जहर निकालने के लिए सर्जरी की थी। उन्होंने बहुत से लोगों के लगातार सिर दर्द का इलाज करने के लिए उनके दिमाग की सर्जरी करने का भी सुझाव दिया था, लेकिन लोगों को लगा कि यह उन्हें मारने की साजिश है, इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ 5 घंटों में वरुण ने तीनों किताबों की सामग्री को पढ़कर पूरी तरह से याद कर लिया। इस बिंदु पर भारतीय पारंपरिक चिकित्सा का पूरा ज्ञान उसके दिमाग में समा चुका था। भारतीय चिकित्सा सच में भारतीय संस्कृति का खजाना है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान वाकई खास है। वरुण ने आखिरी किताब बंद करते हुए गहरी सांस ली। इतना कुछ जान लेने के बाद उसे अपनी विरासत की महानता का एहसास हुआ और अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस हुआ। जब उसने अपना फोन देखा तो उसे एहसास हुआ कि लगभग खाने का समय हो गया है। उसके पिता चोट की वजह से चलने फिरने में असमर्थ थे, इसलिए लक्की ने बाहर जाकर पास के एक होटल से खाना लाने का फैसला किया। वह गाड़ी चलाकर घर गया और अपने माता पिता के साथ खाने के लिए टेबल भरकर खाना लाया। खाने के बाद जब वह तीनों चिकित्सा ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए अपने कमरे में जाने वाला था, तभी उसे अंजलि का अप्रत्याशित फोन आया। नमस्ते मिस अंजलि, क्या तुम्हें मेरी याद आई? वरुण ने कहा और फोन पर बात करने के लिए घर के बाहर चला गया। हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अंजलि की आवाज में हल्की शर्म थी। मुझे याद था कि तुम आज वापस आ रहे हो। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? क्यों, सब ठीक तो है? वरुण ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अंजलि कुछ सेकंड रुकी और फिर धीरे से कहा, रौनक, आज रात घर नहीं आएगा और मेरा रिश्तेदार मासिक धर्म भी इस बार नहीं आया है। अगर हम यह मौका चूक गए तो पता नहीं फिर कब मिलेगा। रिश्तेदार? तुम्हारी चाची? ओ रुको। वरुण तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था और तुरंत जवाब दिया, रुको, मैं आ रहा हूं। वह तुरंत कार लेकर अंजलि के घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका गला सूख गया। आज अंजलि हमेशा की तरह शांत नहीं लग रही थी। उसके बाल खुले थे और वह अपनी गोरी चिकनी गर्दन दिखाने के लिए बालों को पीछे किए हुए थी। उसने एक हल्का और पतला नाइट गाउन पहना था जिससे उसका आकर्षक शरीर साफ झलक रहा था। सबसे खास बात यह थी कि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। कोई पैंटी या ब्रा की लाइन नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ कपड़े के अंदर हल्की झलक दिख रही थी, मानो वह भी कपड़े से बाहर आने को बेताब हो। इसमें कोई शक नहीं था कि अंजलि पहले ही अपना मन बना चुकी थी। उसका दिल तो पहले ही वरुण को मिल चुका था, अब सिर्फ उसका शरीर सौंपना बाकी था। जितना वह इसे टालती उतना ही बेचैनी महसूस करती। तो क्या तुम बस खड़े खड़े घूरते रहोगे या अंदर भी आओगे? अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और शर्माते हुए वरुण को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वरुण कुछ बोल पाता, अंजलि ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया और उसके होंठ पहले ही वरुण के होंठों से टकरा चुके थे। उनकी जीभ आपस में उलझ गई जैसे कोई लड़ाई चल रही हो। यह रोमांचक लड़ाई लिविंग रूम के दरवाजे से शुरू हुई
और बेडरूम तक जारी रही। उनके कपड़े एक एक करके उतरते गए और पूरे फर्श पर बिखर गए। मुख्य पल से पहले ही अंजलि की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका पूरा शरीर हल्के पसीने से भीग चुका था। वरुण, जरा धीरे से करना, यह मेरा पहली बार है, अंजलि ने हल्के से अपने होंठ काटते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। चिंता मत करो बेब, मैं बहुत आराम से करूंगा। वरुण पहले ही वासना की आग में डूब चुका था। अब बस एक ही कदम बाकी था और वह एक लड़के से आदमी बनने वाला था। बहन बहन अपना फोन ला 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 ला। मैं एक छोटा सा अखबार वाला लड़का हूं। सबसे महत्वपूर्ण पल में, वरुण के जीवन के सबसे अहम पल में अचानक एक अनचाही आवाज आई। वरुण लगभग डर से मर ही गया। यह कौन है? वरुण का रोने का मन करने लगा। अंजलि भी हैरान रह गई। यह रिंगटोन मेरे भाई ने मेरे लिए बनाई थी। यह सिर्फ तभी बजती है जब वह कॉल करता है। वरुण को अपनी छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे अंदर से चोट पहुंचाई हो। ऐसा लगा कि वह कभी भी खून उगल सकता है। रौनक, वह गद्दा, इतना बेहतरीन मौका, ठीक तब जब वह पहले से ही इतना करीब था। इससे बुरी चीज और क्या हो सकती थी? इसे उठाओ, यह जरूरी हो सकता है, वरुण ने कहा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। वरुण ने दर्द भरे भाव से कहा, ओह, तो फिर जरा रुको, मैं बस कॉल अटेंड कर लेती हूं। अंजलि ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। जब वरुण बिस्तर पर बैठा और उसकी गोरी बेदाग पीठ को कमरे से बाहर जाते हुए देखा तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। बस इंतजार करो, वह वापस आएगी, फिर हम वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। हे, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी अंजलि घबराई हुई हालत में वापस कमरे में लौटी। मेरा भाई मुसीबत में है। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी। अरे थोड़ा धीरे बोलो, बताओ क्या हुआ? वरुण ने गंभीर स्वर में पूछा। उसे हाल ही में एक नाइट क्लब में काम मिला था। अभी उसके सहकर्मी ने उसके फोन से कॉल किया था। उसने कहा कि रौनक ने किसी को नाराज कर दिया है और अब उसे क्लब में बंद कर दिया गया है। अंजलि के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कोई भी हो, इस तरह के क्लब में किसी को बंद रखने की ताकत किसी आम इंसान के पास नहीं होती। वह जरूर किसी बड़े संकट में होगा। अंजलि का भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास कोई खास हुनर भी नहीं था, इसलिए नाइट क्लब में वेटर की नौकरी उसे ठीक लगी थी। मगर अब यह सब हो गया। अंजलि के लिए यह एक बुरा सपना था। बस मुझे बताओ कि कौन सा नाइट क्लब है। तुम घर पर रहो और मुझे सब संभालने दो, वरुण ने सख्त लहजे में कहा। उन्होंने कहा कि वह विनोद बार में है। वरुण, तुम उसे घर लेकर आना प्लीज, अंजलि ने घबराते हुए कहा। उसे पता था कि वह वहां जाकर भी कोई मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए अब उसकी पूरी उम्मीदें बस वरुण पर टिकी थीं। मूर्ख लड़की, तुम्हारा छोटा भाई मेरा भी छोटा भाई है। चिंता मत करो, मैं उसे घर ले आऊंगा। वरुण ने उसे भरोसा दिलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे पता था कि दुनिया में ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे ही थे। अगर रौनक के साथ कुछ बुरा हुआ तो अंजलि पूरी तरह टूट जाएगी। इस मसले को सही से सुलझाना ही था। प्लीज सावधान रहना। जो भी लोग उसे पकड़े हुए हैं वे आम लोग नहीं होंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को कुछ हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कुछ हो, अंजलि ने अपने होंठ काटते हुए घबराहट में कहा। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। अरे मैं बहुत ताकतवर हूं, तुम्हें पता है, वरुण ने हल्के अंदाज में कहा और उसके गाल पर हल्की चुटकी ली। अपने कपड़े पहनने के बाद वह तेजी से विनोद बार की ओर निकल पड़ा। बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं उस अंधे बेवकूफ का पता नहीं लगा लेता जिसने रौनक को पकड़ा है। मैं उसे जरूर एक खास तोहफा दूंगा क्योंकि उसने मेरा दिन बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे वह बार के पास पहुंच रहा था उसकी झुंझलाहट और बढ़ती जा रही थी। वह लगभग असली मर्द बनने के करीब था और फिर यह सब हो गया। एक पूरा का पूरा मुर्गा ब्लॉक। वह इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। इस बीच विनोद बार में निजी कमरा नंबर 626 के भीतर एक आदमी जिसकी बाहों पर घोड़े का टैटू था, हाथ में विस्की की बोतल पकड़े हुए बैठा था। गुंडे, मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूं? उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए रौनक के सिर पर पूरी बोतल खाली कर दी। भाई विनोद, कोई गलतफहमी हो रही है। मैं सच में उस वरुण को नहीं जानता जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, रौनक ने दर्द सहते हुए जवाब दिया। उसके बाल, चेहरा सब विस्की से भीग चुके थे। यहां तक कि शराब उसकी नाक में भी घुस गई थी, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाया तक नहीं। तमाचा! विनोद ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अब भी बेवकूफ बना रहा है? लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूं। मैं सच में नहीं जानता कि वरुण कौन है। रौनक का चेहरा पहले ही सूझ गया था। उसके गाल पर लाल हथेली का निशान साफ दिख रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भगवान, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? वरुण तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे बाप का बेटा। तुम उसके लिए इतने वफादार क्यों हो? विनोद ने ताना मारा। देखो, तुम्हें बस इतना करना है कि किसी भी तरह उसे यह छोटा सा ड्रग्स का पैकेट खिला दो, फिर तुम यंग मास्टर रवि के साले बन जाओगे। मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। उसी कमरे में सोफे पर रवि पैर ऊपर करके बैठा था। उसके होठों पर हल्की मगर खतरनाक मुस्कान थी। रौनक, तुम होशियार आदमी हो। बस मुझ पर एक एहसान कर दो, फिर मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूं यंग मास्टर, लेकिन मैं वरुण मौर्य को नहीं जानता, तो आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रौनक ने अपने जलते हुए गाल को सहलाते हुए कहा। तू बेवकूफ है? विनोद चिल्लाया और उसके पेट में जोरदार लात मारी। रौनक सीधा जमीन पर गिर गया। तेरा चेहरा बहुत अच्छा है बच्चे, अगर मुझे इसे बिगाड़ना पड़ा तो बड़ी शर्म की बात होगी। आखिरी मौका, अगर अब भी तू अपना मन बदल ले तो सब ठीक हो सकता है, विनोद ने गुस्से से कहा। तुम रुको, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, रौनक ने दर्द से कराहते हुए कहा। वह जमीन पर पड़ा था और उस जगह को दबा रहा था जहां विनोद ने लात मारी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे खून ही ना बचा हो। हाँ 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 हाँ, तुम क्या कर लोगे? विनोद ने मजाक उड़ाते हुए कहा।
उसने टेबल से शराब की एक और बोतल उठाई और पूरी की पूरी रौनक के सिर पर उड़ेल दी। अब रौनक को समझ आ गया कि उसकी जान सच में खतरे में है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। रौनक पूरी ताकत से चिल्लाया। बेवकूफ, विनोद ने आंखें घुमाई और ठहाका लगाया। तू मेरे बार में है। इस पूरे इलाके की 18 गलियों पर मेरा राज्य है। चाहे जितना चिल्ला ले, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। मैं ब्लैक टाइगर गैंग का पश्चिमी जनरल विनोद हूं, यह मत भूलना। सनशाइन में ब्लैक टाइगर गैंग तीसरा सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड ग्रुप था। इस गैंग के 4 बड़े जनरल थे और हर कोई खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट था। भले ही विनोद उनमें सबसे कमजोर था, लेकिन फिर भी पूरे पश्चिमी शहर में उसका राज चलता था। इससे साफ पता चलता था कि ब्लैक टाइगर गैंग कितना ताकतवर और खतरनाक था। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। रौनक की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। मुझे यह भी नहीं पता कि यह वरुण कौन है जिसके बारे में तुम बार बार बकवास कर रहे हो। अगर तुम मुझे अभी मार भी डालो, फिर भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसने गहरी सांस ली। अब तक उसे समझ आ चुका था कि चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन डर के बावजूद वह झुका नहीं। वरुण ने मुझे बचाया था। वह मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि बड़ा भाई है। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन धोखा नहीं दूंगा। ओहो, बड़ा मजबूत बन रहा है। तो देखते हैं तेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। विनोद ने ठंडी आवाज में कहा। उसने पैर उठाया और जोर से रौनक के घुटने पर मारा। तर्रार! हड्डी टूटने की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। रौनक के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसका माथा पसीने से भीग गया और उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बहन और भाई हमेशा मेरी रक्षा करते आए हैं। आज मेरा फर्ज है कि मैं भी उनकी हिफाजत करूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं, रौनक, एक असली मर्द बनूंगा, अपने जीजा की तरह। अब भी नहीं मानेगा? देखते हैं कब तक सहता है। विनोद हंसते हुए बोला। उसने घुटनों के बल बैठकर रौनक के कंधे पर हाथ रखा और पूरी ताकत से दबाव डाला। दरार! एक और हड्डी टूट गई। रौनक की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंजने लगी। आह आह! रौनक की दर्द भरी चीखें काफी देर तक बिना रुके नहीं, लेकिन विनोद ने उसे बार बार तकलीफ देने के बावजूद उसने उनकी मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आज रात दर्द और चीख के बीच रौनक सच में एक बहादुर इंसान था। वरुण पहले ही बार के अंदर जा चुका था।
और प्राइवेट रूम्स में रौनक को ढूंढ रहा था। वह जैसे ही कमरे नंबर 626 के बाहर गलियारे में पहुंचा, सर्विस यूनिफॉर्म पहने कुछ गुंडों ने उसे रोक लिया। माफ कीजिए सर, यह इलाका प्रतिबंधित है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं, एक दाढ़ी वाले आदमी ने बहुत ही नरमी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। मैं रौनक को ढूंढ रहा हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वरुण ने गुस्से में कहा। बार में घुसते ही उसका मूड पहले से ही खराब था। हो, तुम जरूर कोई स्टूडेंट होगे। मेरी एक सलाह है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। दाढ़ी वाले गुंडे ने हंसते हुए कहा। रौनक मेरा भाई है, इसलिए यह मेरा ही मामला है। या तो तुम रास्ते से हट जाओ या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। वरुण ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। नतीजे? हाँ, पहली बार किसी ने मुझसे इस बार में नतीजों की बात की है। दाढ़ी वाला हंसा। वरुण की बातों पर उसके साथी गुंडे भी हंसने लगे। लगता है इस बार में किसी ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, वरुण ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने अभी क्या कहा? दाढ़ी वाला जोर जोर से हंसने लगा। तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहते हो? हाँ, यह मेरी जिंदगी का सबसे बेवकूफी भरा मजाक है, थप्पड़। वरुण और वक्त खराब नहीं करना चाहता था। उसने दाढ़ी वाले के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। 180 किलो वजनी तो भारी भरकम बदमाश पीछे की ओर गिर पड़ा और उसका चेहरा दीवार से जा टकराया। अव, उसका चेहरा लाल हो गया था, दांत टूट गए थे और मुंह से खून बहने लगा था। उसकी आंखें पलट गईं और वह बेहोश हो गया। यह लड़का बहुत ताकतवर है, इसने सुपरवाइजर को एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया। यह देखकर बाकी गुंडे दंग रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी हरकत करे। यहां क्या चल रहा है? तभी मोटी भौहों वाला एक मजबूत आदमी उनकी ओर आया। उसकी नजरें सीधी वरुण पर थीं। भाई कोला! इस लड़के ने सुपरवाइजर को मार डाला। उसके आते ही दूसरे गुंडे घबरा गए और जल्दी से उसे सब समझाने लगे। लड़के, हम यहां एक बिजनेस चला रहे हैं। अगर तुम एक ड्रिंक लेना चाहते हो और अच्छा समय बिताना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो तो भी तुम्हारा स्वागत है, लेकिन यह तुम्हें खुद तय करना होगा, कोला ने गंभीर और धमकी भरे लहजे में कहा। उसके शब्दों से साफ था कि उसे खुद पर कितना भरोसा था। उसका आत्मविश्वास इस बात से भी आया था कि इस बार को ब्लैक टाइगर गैंग का समर्थन प्राप्त था। कई सालों से यह बार चल रहा था, लेकिन आज तक किसी ने यहां कोई तमाशा करने की हिम्मत नहीं की थी। वरुण पहला और शायद आखिरी था। मुझे परवाह नहीं कि यहां क्या होता है। मैं सिर्फ रौनक को देखने आया हूं और जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसका हाल भी यही होगा। वरुण ने फर्श पर पड़े बेहोश दाढ़ी वाले गुंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम रौनक को ढूंढ रहे हो? तो क्या तुम वरुण हो? कोला ने पूछा। तुम मुझे जानते हो? हाँ, यंग मास्टर रवि तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम खुद ही यहां आ गए। कमाल है। अब मैं तुम्हें पकड़कर उनके पास ले जाऊंगा और सारा क्रेडिट लूंगा। कोला के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। रवि मुझे ढूंढ रहा है? तुम्हारा मतलब है रौनक उसी के पास है? वरुण का गुस्सा और भड़क उठा। उसका दिल क्रोध की आग में जलने लगा। तू कितना मूर्ख है। यंग मास्टर ने तेरे सिर पर पहले ही 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। जनरल विनोद ने एक चाल चली थी ताकि तू खुद यहां आकर मर जाए, लेकिन अब जब तू मुझसे टकरा गया है तो लगता है जनरल को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुझे यहीं दफना दूंगा। कोला को पूरा भरोसा था कि आज उसका भाग्य चमकने वाला है। तू मुझे मारना चाहता है? ठीक है, यह तेरा एक ही मौका है। वरुण ने तेजी से कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने गलियारे की तरफ भागना शुरू किया, बाकी गुंडों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने बिजली की गति से उनके हाथों को बीच में ही पकड़ लिया और उनके जोड़ों को झटके से अलग कर दिया। एक एक करके गुंडे दर्द से चीखते हुए फर्श पर गिरने लगे। लगता है कि तुम्हारे पास कुछ हुनर है बच्चे। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मास्टर को तुम्हारी देखभाल करने में परेशानी हो रही है, कोला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वरुण की फुर्ती पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मैं यंग मास्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। मैं शहर के अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट का चैंपियन हूं। अगर तुम चुपचाप चलोगे तो खुद को बहुत दर्द और परेशानी से बचा सकते हो। पाओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वरुण उसके सामने आ चुका था और उसने सीधे उसके सीने पर मुक्का जड़ दिया। यह मुक्का बिना किसी तकनीक के, बिना किसी रोक टोक के था, बस क्रूर ताकत का प्रदर्शन। इससे पहले कि कोला समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे पहले ही मुक्का लग चुका था। वह 7-8 मीटर दूर जा गिरा, एक बड़े फूलदान से टकराया और उसकी गर्दन टूट गई। अब वह हिल भी नहीं सकता था। पटू, तुम जैसे कमजोर आदमी को अगर शहर का चैंपियन कहा जाता है तो फिर मैं ब्रह्मांड का चैंपियन हूं। वरुण ने थूका और आगे बढ़ गया। गलियारे में अभी भी कई गुंडे थे, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने वरुण के लिए रास्ता छोड़ दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सांस भी ले। आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ो। बम! गलियारे के आखिर में पहुंचते ही वरुण ने
कमरे नंबर 626 का दरवाजा जोर से खोल दिया। कमरे के अंदर जो उसने देखा उससे उसका गुस्सा उफान मारने लगा। वह एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने के लिए तैयार था। भाई, तुम क्यों आए? कमरे के कोने में बुरी तरह से पीटा गया रौनक पड़ा था। उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसके मुंह के आसपास खून जमा हुआ था। उसकी आंखें लगभग बेजान लग रही थीं, मानो वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना था उसका शरीर। उसके सभी अंग अजीबोगरीब तरीकों से मुड़े हुए थे। उसके जोड़ों को बेरहमी से तोड़ा गया था और उसकी उंगलियां भी नहीं बची थीं। यह सब देखकर वरुण के अंदर एक भयानक गुस्सा उमड़ पड़ा। यह किसने किया? मैं यहां हूं, अंधे कमीने। रवि सोफे से उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मिले नहीं, और अब तुम खुद ही जाल में फंस गए। तुम्हारे दिमाग में सच में कोई गड़बड़ है बेवकूफ। विनोद, इस बच्चे का ख्याल रखो। कोई बात नहीं। विनोद उठा और धीरे धीरे वरुण की ओर बढ़ा। वह 1 मीटर दूर रुका और मुस्कुराया। मुझे लगा कि यह कोई बड़ा बदमाश होगा, लेकिन यह तो एक सुंदर लड़का निकला। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा। रवि ने अचानक कहा, यंग मास्टर, रुको, इसे अभी मत मारो। ऐसे ही इसे मार देना बहुत आसान होगा। पहले इसे अपंग बनाओ, फिर इसे दवा खिलाओ। मुझे बड़ी मुश्किल से यह दवाइयां मिली हैं और मैं चाहता हूं कि इसे मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दूं। विनोद ने अपनी छाती पीटते हुए आत्मविश्वास से कहा, जरूर, इसके जैसे घटिया इंसान को पीटना मेरे लिए बच्चों का खेल है। आप तय करें कि इसका अंत कैसे करना है, यंग मास्टर। डिंग। साधना स्तर, भौतिक अवस्था का अंतिम चरण। स्वास्थ्य 1500, युद्ध शक्ति 1500। वरुण शेट्टी ने नेद्र स्प्रिट बैटल स्काउटर का इस्तेमाल किया और यह देखकर हैरान रह गया कि विनोद उससे ज्यादा ताकतवर था। वरुण शेट्टी ने मन में सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्लैक टाइगर गैंग का जनरल है। लगता है यह सिर्फ डींगे ही नहीं हाँकता। रवि चिल्लाया, मर जा कमीने, तू विनोद के हाथों से बच नहीं सकता। और अंजलि के बारे में चिंता मत कर, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। बिस्तर पर, सोफे पर, बालकनी पर, कहीं भी, हर जगह, हर स्थिति में। हा। वरुण शेट्टी का गुस्सा अब हद से बाहर था। कहा जाता है कि एक ड्रैगन के भी कुछ कमजोर पॉइंट होते हैं और जो कोई भी उन्हें छूता है उसे मरना पड़ता है। रौनक का अपहरण करना और उसे तकलीफ देना ही काफी नहीं था। अब रवि ने उसकी सबसे नाजुक जगह पर भी वार कर दिया था। वरुण शेट्टी का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया और उसकी आंखों में भयंकर आग जल उठी। वह रवि को ऐसे घूर रहा था जैसे एक जंगली जानवर अपने शिकार को टुकड़ों में फाड़ने ही वाला हो। रवि ने वरुण शेट्टी की भयानक नजरों को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि उसके शब्दों ने वरुण शेट्टी को अंदर तक झकझोर दिया है, लेकिन फिर भी वह डरा नहीं। क्यों डरता? उसके पास विनोद था। ब्लैक टाइगर गैंग के पश्चिमी जनरल का ओहदा किसी मामूली इंसान को नहीं मिलता। पिछले कुछ सालों में विनोद ने कई ताकतवर दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया था, जिन्होंने गैंग के लिए खतरा पैदा किया था। इनमें से कई दुश्मन खुद भी बेहद ताकतवर योद्धा थे। रवि को यकीन था कि वरुण शेट्टी विनोद के सामने टिक ही नहीं सकता। वरुण शेट्टी ने ठंडे स्वर में कहा, रवि, आज रात के बाद तुम्हें अपना नाम बदलना होगा। रवि ने नाक भौं से कोड़ते हुए पूछा, मेरा नाम? मैं अपना नाम क्यों बदलूं? मेरा नाम तो कमाल का है। एक ज्योतिषी ने मेरे लिए नाम देखकर बताया था और उसने खुद ही यह कहा था। क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहते हो? हाँ, तुम खुद को क्या समझते हो? वरुण शेट्टी ने बेरुखी से जवाब दिया, नाम बदलकर रवि बेबी रखने वाला हूं। विनोद ने सख्ती से कहा, अरे बेवकूफ, जब तक मैं खड़ा हूं, यंग मास्टर को छूने के बारे में सोचना भी मत। वरुण शेट्टी ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तो आप वही हैं जिसे जनरल विनोद कहते हैं, है ना? विनोद ने घमंड से जवाब दिया, हम। यह सही है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वरुण शेट्टी ने बहुत तेज किक मारी। एक धीमी आवाज के साथ ब्लैक टाइगर गैंग का घमंडी पश्चिमी जनरल अपनी कमर पकड़ते हुए जमीन पर पैर की तरह सिकुड़ गया। उसके माथे पर पसीना था, नसें उभर आई थी और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। विनोद ऐसा लग रहा था जैसे उसे कब्ज और घुटन दोनों हो गई हो और वह दर्द में चिल्ला भी नहीं पा रहा था। हाँ, वह नट बस्टर था। 1000 की लड़ाकू शक्ति के साथ वरुण शेट्टी की इस किक में 400 किलो का जबरदस्त बल था। इंद्रभान की आखिरी घातक चाल का इस्तेमाल करके वरुण शेट्टी ने विनोद की सभी सुरक्षा को दरकिनार कर दिया और सीधा वहीं वार किया जहां जरूरी था। परिणाम, तले हुए अंडे। रवि की पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर हवा निकली और अनजाने में अपने पैरों को कसकर जकड़ लिया। रवि ने घबराते हुए पूछा, तुम किसी आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वरुण शेट्टी ने बस कंधे उचकाए और रवि की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें रवि बेबी कैसे कह सकता हूं? रवि का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और बोला, नहीं, और करीब मत आओ। अगर विनोद जैसे शक्तिशाली फाइटर को इस तरह की किक से गिराया जा सकता है तो उसकी क्या बिसात? उसकी रक्षा शक्ति सिर्फ 300 थी। अगर वरुण शेट्टी उसे वहां लात मारता तो क्या यह उसके डंडे को अंदर की ओर नहीं धकेल देता? रुको, क्या इससे वह औरत बन जाएगा? वरुण शेट्टी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि आज रात के बाद तुम अपना नाम बदल रहे हो और मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूं। रवि पहले से ही अपने हाथों से अपनी इज्जत बचाते हुए कमरे के एक कोने में जा चुका था और चिल्लाया, जनरल विनोद, मेरी मदद करें प्लीज। इंद्रभान कोई मामूली ठग नहीं था। वह एक ही वार में खत्म करने वाला था, सिर्फ एक किक, और यह दुश्मनों को पूरी तरह असहाय बना देता था, भले ही दुश्मन वरुण शेट्टी से ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, जैसे विनोद। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 3 सितारा मार्शल आर्ट तकनीक थी। रवि की आवाज कांप रही थी और उसने विनती की, वरुण शेट्टी, भाई बॉस, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे जाने दो। उसके होंठ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वरुण शेट्टी ने खूंखार क्रूरता के साथ जवाब दिया, अरे मुझे दोष मत दो, अपने बकवास करने वाले मुंह को दोष दो। तुम किसी को भी पाने की बात कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरी लड़की को चुना। कहां?
कहीं भी, कैसे, हर जगह, हर स्थिति में। मैं अभी तुम्हारा बधियाकरण करने जा रहा हूं। यह कहने के बाद वरुण शेट्टी पहले ही सीमा में आ चुका था। बिना किसी देरी के उसने रवि की कमर पर जोरदार लात मारी। नट बस्टर! पोंग! एक और धीमी आवाज गूंजी और वरुण शेट्टी की किक ने सीधे निशाने पर वार किया। किक की ताकत से रवि हवा में उड़कर छत से जोर से टकराया और फिर मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। रवि की चीख दर्द में डूबी हुई थी और वह कराह उठा। आओ आओ! उसके हाथ अभी भी पैंट में जो कुछ बचा था उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां से खून बह रहा था। रवि ने आधिकारिक रूप से अपनी मर्दानगी खो दी थी। उसी समय उसकी जेब से काले पाउडर का एक छोटा पैकेट जमीन पर गिर गया। वरुण शेट्टी ने उसे उठाया, सूंघा और तुरंत समझ गया कि यह क्या है। मेटेरिया मेडिका का पूरा संग्रह पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह एक जहर है। अगर कोई इसे निगल ले तो यह मस्तिष्क की कोशिका गांवों को नष्ट कर देता है। परिणाम, व्यक्ति हमेशा के लिए मानसिक रूप से अपंग हो जाता है। वरुण शेट्टी ने रवि की ओर देखा और बोला, अरे कमीने, तुम मुझे इससे जहर देना चाहते थे। किसी को जहर देकर जीवन भर के लिए अपंग बना देना हत्या से भी ज्यादा बेरहम होता है। रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? वह अभी भी दर्द में था, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा डर गया था। वरुण शेट्टी रवि के ऊपर घुटनों के बल बैठ गया और उसका मुंह जबरदस्ती खोलते हुए बोला, मेरे लिए नहीं तो फिर यह तुम्हारे लिए होना चाहिए। फिर उसने पैकेट की सारी सामग्री उसके मुंह में डाल दी और यह सुनिश्चित किया कि रवि के गले में शराब डालकर सब कुछ अंदर चला जाए। खांसी खांसी खांसी। रवि का गला लगभग रुक गया, लेकिन वरुण शेट्टी ने ध्यान रखा था कि पूरा जहर उसके पेट तक पहुंच जाए। अचानक उसका शरीर बैठने लगा, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद रवि ने अपनी आंखें पीछे घुमा ली। लार और नाक से पानी बेहद बुरी तरह बहने लगा। वरुण शेट्टी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब रवि के साथ क्या हो रहा है। उसने अपना ध्यान रौनक की ओर लगाया, उसे उठाया और सोफे पर लिटा दिया। रौनक अपने दर्द को दबाते हुए बोला, भाई, मैं बहुत बेकार हूं। मैं काम करके पैसे कमाना चाहता था ताकि बहन और तुम्हारे लिए अच्छे काम कर सकूं, लेकिन अब मैं पहले ही ऐसा हो चुका हूं। मैं तुम दोनों के लिए बस एक बोझ बन गया हूं। मुझे बहुत खेद है। उसका शरीर बहुत तकलीफ में था, लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा दुख रहा था। वह सोच रहा था कि वरुण शेट्टी और उसकी बहन ने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन अब वह उनकी मदद नहीं कर सकता था। वरुण शेट्टी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अरे चिंता मत करो, जब तक मैं यहां हूं मैं तुम्हें कुछ ही समय में खड़ा करके चलने लायक बना दूंगा। मैं यह कर सकता हूं। रौनक ने गहरी सांस लेकर पूछा, ये कैसे संभव है? विनोद ने मुझे 10 से ज्यादा जगहों पर तोड़ दिया है। मैं जिंदगी भर के लिए अपंग हो चुका हूं भाई। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मैं गुप्त रूप से एक सुपर भारतीय डॉक्टर हूं भाई। रौनक को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और बोला, मुझे पता है कि तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा शरीर अब ठीक नहीं हो सकता। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन भाई, मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज मेरे लिए यह जोड़ तोड़ दो। विनोद, उस कमीने ने मुझे नौकरी दी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह मुझे तुम्हें जहर देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वरुण शेट्टी बस मुस्कुराया और कहा, मेरा विश्वास करो, मैं सच में एक डॉक्टर हूं। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और फिर हम मिलकर इस जगह को तहस नहस कर देंगे। रौनक ने हैरान होकर पूछा, सचमुच? वरुण शेट्टी ने जवाब दिया, हाँ जरूर, बस थोड़ा रुको, मैं अभी वापस आता हूं। वरुण शेट्टी शौचालय में गया और अपने फोन से 100 हर्ब्स की 10 बोतलें लेकर लौट आया। वरुण शेट्टी ने एक बोतल रौनक को दी और कहा, लो, पहले इन्हें पी लो, और हाँ, तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा, इससे बहुत तकलीफ होगी। उसने उसके दोनों हाथों से उसका घुटना पकड़ लिया। मेडिसिन किंग्स जर्नल से मिले ज्ञान का उपयोग करके वरुण शेट्टी ने अपनी उंगलियों से चोट को महसूस किया और समस्या को समझ लिया। जैसे ही उसे पता चला कि हड्डियों को कैसे ठीक करना है, उसने दोनों हाथों से रौनक के घुटने को जोर से खींचा और मोड़ दिया। दरार, एक जोरदार दरार के साथ रौनक की हड्डियां अपनी सही जगह पर आ गईं। 100 जड़ी बूटियां घायल हिस्से को ठीक करने लगीं और दर्द दूर करने लगी। रौनक, जो चीखने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि दर्द चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। रौनक ने अचंभित होकर कहा, यह कमाल है, मेरा घुटना ये ठीक हो गया। हे भगवान भाई, क्या तुम सच में एक सुपर डॉक्टर हो? वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा भाई मैं इससे कहीं ज्यादा जानता हूं। फिर उसने अपना हाथ रौनक के कंधे पर रखा। दरार, और बस इसी तरह उसका कंधा भी नया जैसा हो गया। अब रौनक को वरुण शेट्टी पर पूरा यकीन हो गया था। वह अपने जीजा के लिए बहुत सम्मान महसूस कर रहा था। रौनक ने प्रशंसा की, भाई तुम कमाल के हो। दरार दरार। वरुण शेट्टी के चिकित्सा ज्ञान और 100 जड़ी बूटियों की चमत्कारी शक्ति से रौनक की सारी चोटें कुछ ही मिनटों में ठीक हो गईं। रौनक को वरुण शेट्टी के लिए आश्चर्य और विस्मय महसूस हो रहा था, जैसे कि वह इंसानों के बीच कोई देवता था। विनोद ईर्ष्या से यह सब देख रहा था, जबकि वह अभी भी दर्द में जमीन पर पड़ा था। अब वह बस यही चाहता था कि वरुण शेट्टी से अपने नष्ट हो चुके डंडे के इलाज में मदद की भीख मांगे, लेकिन वह जानता था कि यह नामुमकिन है। उसने गलत आदमी को नाराज कर दिया था और उसे अपनी बाकी जिंदगी अपंग बनकर ही गुजारनी होगी। रौनक ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाई मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी तारीफ और कैसे करूं, लेकिन अगर मैं लड़की होती तो मैं तुमसे शादी जरूर करना चाहती। वह अपनी खुशी को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। कुछ ही पल पहले उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी बाकी जिंदगी अपाहिज बनकर गुजारेगा, लेकिन अब वह खुशी खुशी वरुण शेट्टी के इर्द गिर्द नाच रहा था। वरुण शेट्टी ने आंखें घुमाते हुए कहा, बंद करो, मैं गे नहीं हूं। फिर उसने अपना फोन निकाला और 3 कॉल्स किए। रौनक ने चिंतित होकर कहा, भाई चलो, उनके ग्रुप के इकट्ठा होने से पहले भाग चले, नहीं तो बचना मुश्किल हो जाएगा। वरुण शेट्टी ने पूछा, बच्चे, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम इस जगह को नष्ट करना चाहते हो?
अब मैं कुछ दोस्तों को बुला रहा हूं, नहीं तो हम दोनों को इस बार को गिराने में बहुत समय लग जाएगा। रौनक ने घबराते हुए कहा, भाई मैं यह बात गुस्से में कह रहा था, यह बार ब्लैक टाइगर गैंग का है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वेस्ट सिटी में ही उनके 500 सदस्य हैं और पूरे सनशाइन में इससे भी ज्यादा। यह बार इतने लंबे समय से यहां है और किसी ने कभी उनके साथ दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं की। अगर हम ऐसा करेंगे तो यह पूरे ग्रुप के साथ युद्ध की घोषणा होगी। वरुण शेट्टी हंसा और बोला, ठीक है, मैंने पहले ही रवि को नपुंसक बना दिया है और उसकी अक्ल भी ठिकाने लगा दी है। क्या तुम्हें लगता है कि उनके बॉस मुझे शांति से छोड़ देंगे? आज मैं इस बार को जमीन पर गिरा दूंगा और अगर वे मेरे पास आना चाहते हैं तो उन्हें आने दो। मुझे फिर से गुस्सा दिलाओ तो मैं उन सभी को मिट्टी में मिला दूंगा। रौनक जोश में आकर बोला, अरे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, तुम बिल्कुल एक बदमाश हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो उन्हें खत्म कर दें। चलो विनोद से शुरुआत करते हैं, आगे और भी बहुत कुछ होगा। वरुण शेट्टी ने कंधे उचकाए और रौनक को शराब की बोतल थमा दी। रौनक ने बोतल ली और मुस्कुराते हुए विनोद की ओर बढ़ते हुए बोला, बदला, बस यही तो मुझे चाहिए। विनोद ने कांपती आवाज में विनती की, रौनक, भाई रौनक, मुझे मत मारो प्लीज। अपनी ताकत के कारण वह आमतौर पर रौनक को आसानी से हरा सकता था और किसी और दिन उसे भीख भी नहीं मांगनी पड़ती, लेकिन अपने डंडे के टुकड़े टुकड़े हो जाने और बहुत ज्यादा दर्द में होने के कारण वह मुश्किल से अपनी ताकत जुटा पा रहा था। वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रहा था, पूरी तरह लाचार। रौनक ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे मत मारो। सच में तुमने मुझे मेरे जीजा को जहर देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो तुमने मेरी हर हड्डी तोड़ दी और अब तुम मुझसे यह कह रहे हो कि मैं तुम्हें चोट न पहुंचाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? यह कहते हुए रौनक ने बोतल विनोद के सिर पर दे मारी और उसे तोड़ दिया। फिर वह पागल हो गया और पूरी ताकत से विनोद को लात घूंसे मारने लगा। करीब 10 मिनट तक लगातार हमले के बाद विनोद का चेहरा खून से लथपथ हो गया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। रौनक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। वरुण शेट्टी ने रौनक को अपने साथ चलने का इशारा किया और बोला, आओ बाहर चले, मेरे दोस्त यहाँ हैं। वरुण शेट्टी ने पहले 3 कॉल्स किए थे, पहला फैजान को, दूसरा बबलू को। फैजान ट्रैक सूट पहने हुए था और हाथ में मेटल बेसबॉल बैट लिए खड़ा था। बबलू अपने 30 लड़ाकों के साथ आया था, सब पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार। फैजान ने उत्सुकता से पूछा, भाई आप कौन से बार को गिराना चाहते हैं? वरुण शेट्टी ने इशारा करते हुए कहा, यह वाला विनोद बार। बबलू खुद भी एक गैंगस्टर था और इस बार की हिस्ट्री जानता था। उसने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों भाई? वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे इसका नाम पसंद नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। यह बहुत भद्दा है, इससे मुझे घिन आती है। वरुण शेट्टी की यह बात सुनकर बबलू के ग्रुप के लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। बबलू ने बेचैनी से पूछा, तुम सिर्फ इसीलिए विनोद बार को तोड़ना चाहते हो क्योंकि उसका नाम बकवास है? क्या तुम सच में सीरियस हो भाई? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन यह बार ब्लैक टाइगर गैंग के विनोद का है। वह वेस्ट सिटी के सबसे ताकतवर लड़ाकों में से एक है। अगर हम सच में लड़ते हैं तो हम यहां से एक भी टुकड़ा लेकर नहीं निकल पाएंगे। रौनक ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए गर्व से कहा, विनोद, मेरी डंडा भाई ने पहले ही उसकी अच्छी देखभाल कर दी है। बबलू के ग्रुप के लोग चौंक गए और बोले, तुमने क्या कहा? क्या तुम सच बोल रहे हो? बबलू के ग्रुप को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उनमें से ज्यादातर ने पहले कभी वरुण शेट्टी को नहीं देखा था, लेकिन वे जानते थे कि विनोद कितना ताकतवर था। उनके लिए वरुण शेट्टी कोई नहीं था और उसका विनोद को हराना नामुमकिन जैसा लग रहा था। वरुण शेट्टी ने अधीरता से पूछा, बहुत हो गई बात, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? बबलू ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। जब दानिश ने मेरा बार तबाह कर दिया था तो तुम ही थे जिन्होंने हमें बचाया था भाई, और अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं खड़ा होता। बस एक शब्द कहो और मैं तुम्हारे लिए पहाड़ों में आग से भी गुजर जाऊंगा भाई। बिना किसी सवाल के ग्रुप के सदस्य आपस में बोले, क्या यह वही आदमी है जिसने दानिश की घटना को अंजाम दिया था? इस लड़की ने उपेंद्र को हरा दिया? अविश्वसनीय। अगर यह सच है तो शायद उसने विनोद को भी संभाल लिया होगा। इतना ताकतवर और इतना यंग, यह तो हैरान कर देने वाला है। बबलू के ग्रुप के सारे सदस्य वरुण शेट्टी को नहीं जानते थे, लेकिन अब वे सभी उसे आश्चर्य और इज्जत की नजरों से देख रहे थे। बबलू ने नाराज होकर डांटा, तुम किसे बुला रहे हो नौजवान? उसे भाई वरुण शेट्टी कहो। भाई वरुण शेट्टी मेरा बड़ा भाई है, तुम लोग उसके साथ सम्मान से पेश आओ। ग्रुप के सदस्य झुककर बोले, मुझसे ज्यादा सम्मान भाई, वरुण शेट्टी भाई, वरुण शेट्टी। ग्रुप के सभी सदस्यों ने जल्दी से वरुण शेट्टी को झुककर प्रणाम किया। वरुण शेट्टी ने हाथ हिलाया और कहा, बहुत हो गई बात, चलो अब काम करते हैं। फैजान तथा बबलू के नेतृत्व में ग्रुप ने बार में घुसने का प्रयास किया। बम बम बम। कुछ ही पलों में बार के अंदर से तबाही की आवाजें आने लगीं। उसके कुछ ही देर बाद लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आने लगीं। जल्दी ही ग्राहक बार से बाहर भागने लगे और इस भयंकर लड़ाई से बचने की कोशिश करने लगे। बार में मौजूद सबसे ताकतवर लड़ाकों को वरुण शेट्टी पहले ही हरा चुका था, इसीलिए फैजान जो सबसे ताकतवर था, युद्ध के देवता की तरह बन गया था। वह जल्लाद की कुल्हाड़ी की तरह अपने लोहे के बल्ले को लहरा रहा था और जो भी सामने आता उसे नीचे गिरा देता। बबलू और उसका ग्रुप अपनी संख्या के बल पर एक विध्वंस दल में बदल गए और बार में मौजूद हर चीज को तहस नहस करने लगे। रौनक ने दूसरों को हमला करते देख कहा, भाई तुम्हारे साथ काम करना बहुत मजेदार है। वरुण शेट्टी ने चेतावनी देते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह कितना भी रोमांचक क्यों ना हो, प्लीज अपनी बहन को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो वह पक्का यही सोचेगी कि मैं तुम पर बुरा असर डाल रहा हूं। रौनक ने चिंतित होकर पूछा, शांत रहो, इसकी चिंता मत करो। लेकिन भाई, क्या हम सच में सही सलामत यहां से निकल सकते हैं? ब्लैक टाइगर गैंग हमें ऐसे ही नहीं जाने देगा, बस समय की बात है, उनके 500 लोग हमें घेर लेंगे। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, हो
इसी वजह से तो मैंने तीसरी कॉल की थी। तुम बस शांत रहो, इसके बाद मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। सब कुछ उसके काबू में था। इस बीच शहर की दूसरी ओर टाइगर्स रोर जेंटलमैन क्लब की तीसरी मंजिल पर एक आलीशान प्राइवेट रूम में ब्लैक टाइगर गैंग का बड़ा बॉस धनंजय हमेशा की तरह अपनी जिंदगी का मजा ले रहा था। खूबसूरत औरतें उसके चारों तरफ थीं। शराब और गाने का लुत्फ चल रहा था। उसकी बाहें उसके बाएं और दाएं बैठी दो औरतों के गले में लिपटी थीं। उसके पीछे दो और लड़कियां सिर्फ बिकनी पहने उसके कंधों की मालिश कर रही थीं। वहीं एक और लड़की काले रंग के लेसदार अंडरवियर में उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी और उसे खुश कर रही थी। जैसा कि लोग कहते हैं, सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता। धनंजय को देखकर यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि उसका बेटा रवि भी उतना ही अय्याश था। अचानक कमरे के दरवाजे खुले और एक हट्टा कट्टा बदमाश कमरे में घुस आया। धनंजय ने नाराज होकर चिल्लाया, क्या बकवास है? क्या मैंने नहीं कहा था कि जब मैं मजे कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करना? दफा हो जाओ, गुंडा हांफते हुए बोला। बॉस, कुछ कुछ बहुत बड़ा हुआ है, धनंजय ने गुस्से में झपटते हुए कहा। जो भी हो, मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता। अब भाड़ में जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें सनशाइन नदी की मछलियों को खिला दूं। मसल हेड डर गया लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने मुद्दे पर आने का फैसला किया। मसल हेड ने कहा, विनोद बार पर हमला हुआ था। धनंजय का चेहरा तुरंत बदल गया और पूछा, क्या? तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? एक लात मारकर उसने काले फीते वाली लड़की को एक तरफ धकेल दिया। लगने से उसका चेहरा सूज गया, लेकिन उसने दर्द सह लिया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी लड़कियां भी माहौल समझ गईं और वहां से चली गईं। धनंजय ने गुस्से में पूछा, इस कमीने की हिम्मत हुई कि वह हमारे बार पर हमला करे? उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उनमें एक खतरनाक चमक थी। विनोद बार शहर में ब्लैक टाइगर गैंग के सबसे ज्यादा कमाई वाले बिजनेस में से एक था और विनोद उसे हर साल बहुत ज्यादा पैसा देता था। धनंजय के लिए उस बार पर हमला होना ऐसा था जैसे उसका कोई कीमती हिस्सा कट गया हो। मसल हेड ने जानकारी दी, यह एक छोटा मोटा गुंडा है जिसे वेस्ट सिटी का बबलू कहा जाता है। वह अपने साथ 30 आदमी लाया था। यह वही है जिसने विनोद बार पर हमला किया। धनंजय ने गुस्से से पूछा, बबलू? ये आदमी कहां से आया है? मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। और उसने सिर्फ 30 आदमियों के साथ बार पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? विनोद कहां है? क्या वह कहीं किसी लड़की के साथ मस्ती करने में व्यस्त था या क्या? मसल हेड ने बताया, जनरल विनोद को पीटा गया। धनंजय हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? विनोद चारों जनरल में सबसे कमजोर हो सकता है, लेकिन वह ऐसा भी नहीं है जिसे कोई भी यूं ही हरा दे। मसल हेड ने आगे कहा, जानकारी बार से आई है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और यंग मास्टर को भी बार में पीटा गया था। धनंजय गुस्से में दांत पीसने लगा और चिल्लाया, क्या तुमने अभी कहा कि रवि को पीटा गया है? अब वह कैसा है, जैसे कोई शेर अपने दुश्मन को चीरने की तैयारी कर रहा हो। मसल हेड ने कांपते हुए जवाब दिया, यंग मास्टर और जनरल विनोद। किसी ने उनके डंडों पर प्रहार किया। धनंजय ने चिंता से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वे अभी भी सही से काम कर रहे हैं? मसल हेड ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, वे कहते हैं कि पहले से ही अंदर धंस चुका है और अब यह काम करने लायक नहीं है। धनंजय ने मेज पर लात मारी और आदेश दिया, कुत्ते, ये बहुत ज्यादा है। रवि मेरा इकलौता बेटा था और अब उसका डंडा ही नहीं था। जिसने भी ऐसा किया उसने धनंजय की वंश ही खत्म कर दी थी। वेस्ट सिटी के सभी लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि वे तुरंत बार को घेर लें। उन कमीनों में से किसी को भागने मत देना और एक कार तैयार रखो। मैं अभी वहीं जा रहा हूं। उस आदमी से मिलूंगा जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया और उसे चीर दूंगा। वह इतनी क्रूरता और शक्ति से भरा हुआ लग रहा था कि कोई भी उसकी मौजूदगी से कांप सकता था। इतने सालों तक ब्लैक टाइगर गैंग का बॉस बने रहने के बाद वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ कोई खिलवाड़ कर सके। अचानक पुलिस वाले आ गए और पूरे क्लब को घेर लिया। पुलिस चिल्लाई, पुलिस, यह एक स्पॉट चेक है। सभी लोग दीवार के पास खड़े हो जाएं और अपना पहचान पत्र दिखाएं। धनंजय का चेहरा असंतोष से बिगड़ गया और सोचा, क्या ऐसे समय में पुलिस की रेड या सहयोग नहीं हो सकता? लेकिन जितना भी वह गुस्से में था, फिर भी उसने पुलिस से सीधा भिड़ने की हिम्मत नहीं की। धनंजय ने एक दिखावटी मुस्कान के साथ पूछा, अरे, मैं आपके प्रमुख का दोस्त हूं, क्या आप हमें जाने देंगे? चालू पांडे ने कमरे में घुसते हुए कहा। नहीं। सनशाइन पुलिस विभाग के प्रमुख चालू पांडे ने हस्तक्षेप किया। धनंजय ने मुस्कुराते हुए सिगरेट ऑफर की और बोला, चीफ चालू पांडे, आपका क्या मतलब है? अरे, हम तो सालों से भाई हैं। चालू पांडे ने उसे एक तरफ धकेल दिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा भाई कौन है? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। आज का ऑपरेशन अवैध धंधों, जुए और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए है। या तो हमारी जांच में सहयोग करो या फिर थाने की कोठरी में रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ। धनंजय पुलिस प्रमुख की प्रतिक्रिया से हैरान रह गया और बोला, क्या? ठीक है, हम सहयोग करेंगे, बस मुझे पहले एक कॉल करने दो। चालू पांडे ने सख्त लहजे में कहा, क्यों? ताकि तुम अपने दूसरे ठिकानों को सूचित कर सको। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे ब्लैक टाइगर गैंग के सभी धंधे पहले से ही जांच के घेरे में हैं। अगर हमें उनमें से किसी में भी सबूत का एक छोटा सा सुराग भी मिला तो हम सब कुछ बंद कर देंगे और सभी को जेल में डाल देंगे। धनंजय का चेहरा पीला पड़ गया और बोला, क्या? पूरी तरह से लॉकडाउन की जांच, मेरा बिजनेस रोकना और मेरे लोगों को गिरफ्तार करना? फिर उसने चालू पांडे को एक कोने में खींच लिया और फुसफुसाया। धनंजय ने फुसफुसाते हुए पूछा, चीफ प्लीज मुझे इस तरह मत डराइए। क्या यह ऊपर के अफसर के आदेश के बिना हो सकती है? चालू पांडे ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ओ, लगता है तुम्हें थोड़ी अक्ल है। हाँ, यह मेरे ऊपर से आया आदेश है। तुमने गलत लोगों को नाराज कर दिया है। अब बेहतर होगा कि तुम गॉड से दुआ मांगो। धनंजय के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने मन में सोचा, मैंने गलत लोगों को नाराज कर दिया? ब्लैक टाइगर गैंग के सारे बिजनेस सिर्फ दिखावा थे। असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता था, गैर कानूनी कामों का।
अगर सच में हर चीज की जांच हुई तो उसकी कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। ग्रुप के ताकतवर बने रहने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी थीं, पैसा और आदमी। धनंजय घबराहट में बार बार सिर झुकाने लगा और बोला, चीफ चीफ चालू पांडे, यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या आप मुझे इससे बचने का कोई रास्ता बता सकते हैं? अगर मैं इससे बच गया तो मैं आपको बड़ा भाई कहूंगा, नहीं मैं तो आपको अपना बाप भी कहूंगा। चालू पांडे ने हल्की खांसी की और अपनी उंगली से इशारा किया। धनंजय तुरंत समझ गया और झट से अपना बटुआ निकाला। उसने एक बैंक कार्ड बाहर निकाला और चालू की ओर बढ़ाया। धनंजय ने विनती करते हुए कहा, इसमें 3 करोड़ कैश है, पासवर्ड 6 बार 6 है, अगर यह कम लगे तो मैं और भी पैसे भेज दूंगा। चालू पांडे मुस्कुराया और बोला, हो, अब तुमने सही फैसला किया, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हारा गैंग कुछ समय के लिए शांत रहेगा और मुसीबत से दूर रहेगा। और सुनो, अपनी सभी गैर कानूनी गतिविधियां तुरंत बंद कर दो। धनंजय की आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसने सोचा, क्या अगर उसने अभी के लिए चुप रहने का फैसला किया तो वह अपने आदमियों को विनोद बार को घेरने के लिए नहीं कह सकता था, और अगर उसने अपने अवैध धंधे बंद कर दिए तो गैंग की आधी से ज्यादा कमाई खत्म हो जाती। ये शर्तें बहुत सख्त थीं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। धनंजय ने अपना गरूर निगलते हुए कहा, मत करो चीफ चालू पांडे, मैं आपकी सलाह मानूंगा, ये काम हो जाएगा। चालू पांडे ने बैंक कार्ड जेब में रखा और मुड़ते हुए बोला, अच्छा अब जांच में सहयोग करो, मैं चलता हूं। धनंजय की आवाज कांप रही थी और उसने पूछा, रुको चीफ, क्या मैं जान सकता हूं कि मैंने किसे नाराज कर दिया है? चालू पांडे ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, हो यह मैं नहीं बता सकता, मैं अपने बॉस की इजाजत के बिना उनके बारे में बात नहीं कर सकता, तुम्हें खुद अंदाजा लगाना होगा। धनंजय एक कोने में खड़ा सोचता रह गया। वह कितना भी दिमाग दौड़ाता, वह कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह सुपर रहस्यमय और ताकतवर इंसान सनशाइन नदी के किनारे बार में क्या कर रहा था। चालू पांडे सादे कपड़ों में आया और वरुण शेट्टी के साथ बैठते हुए बोला, भाई वरुण, मैं आ गया। फैजान और बबलू पहले से ही वहां बैठे थे। रौनक को घर छोड़ने के बाद वे तीनों यहां खाना खाने के लिए मिले थे। वरुण शेट्टी ने उसे बियर की बोतल पकड़ाते हुए पूछा, कैसा रहा? चालू पांडे हंसते हुए बैंक कार्ड निकालकर बोला, और कैसा होगा भाई वरुण, तुम्हारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। मैं वहां गया, थोड़ा रौब झाड़ा, और धनंजय पहले से ही अपनी पैंट में कांप रहा था। सबसे मजेदार बात यह है कि मैं तो बस उसे डराने गया था और उसने मुझे खुद पैसे दे दिए। बबलू यह देखकर हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस स्टेशन का प्रमुख वरुण शेट्टी को भाई कहकर बुलाएगा। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप हैरान हैं? क्या आपको पता है कि जब हमने उनका बार गिराया तब ब्लैक टाइगर गैंग के 500 आदमी हमें ढूंढने क्यों नहीं आए? ऐसा इसलिए क्योंकि चालू पांडे पर्दे के पीछे से हमारी मदद कर रहा था। वह मेरा छोटा भाई है और फैजान भी। वरुण शेट्टी के शब्द सरल थे, लेकिन बबलू पर जैसे कोई तूफान आ गया। बबलू का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था और उसने पूछा, भाई तुम्हारा मतलब क्या है? वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं तुमसे बस यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। बबलू ने हैरानी से पूछा, मुझे मजबूत बनाना? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। लेकिन फिर उसने तुरंत सिर हिला दिया। बबलू ने जवाब दिया, हाँ बड़े भाई, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मुझसे जो कहेंगे मैं करूंगा। वरुण शेट्टी ने एक कार्ड उसकी ओर बढ़ाया और कहा, यह कार्ड लो और लोगों को अपने साथ जोड़ो, अपनी ताकत बढ़ाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। बबलू ने कृतज्ञता से कहा, कोई बात नहीं बड़े भाई, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। बबलू ने कार्ड को जैसे किसी पवित्र चीज की तरह अपने हाथों में पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय और कृतज्ञता साफ झलक रही थी। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब हमारे पास अंडरवर्ल्ड, कानून और बिजनेस तीनों जगह अपने लोग हैं। तुम तीनों मेरे गोल्डन त्रिभुज का हिस्सा हो और मैं तुम लोगों के इर्द गिर्द अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा। बहुत जल्द मैं सत्ता के शिखर पर पहुंचूंगा। मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझे कमजोर समझते थे वे मेरे सामने झुकें और मुझे बड़ा भाई कहें, और मैं चाहता हूं कि मेरे दुश्मन मुझसे दुश्मनी करने पर पछताएं। बबलू ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल सही कहा बड़े भाई, चलो इस पर जश्न मनाते हैं। तीनों ने एक साथ बियर की बोतलें उठाई। नायरा ने चंचलता से कहा, हो क्या शानदार भाषण था, मुझे भी इसमें शामिल होना है। तभी वरुण शेट्टी के पीछे से एक बिन बुलाई मेहमान आई। वह बेहद खूबसूरत थी, ऊंची नाक, चमकदार काली आंखें और गुलाबी होंठ। उसका चेहरा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था और उसका फिगर लंबी पतली टांगे जो किसी भी मॉडल को शर्मिंदा कर सकती थी, साथ ही सुंदर कमर और गोलाई लिए हुए शरीर। अगर उसमें कोई कमी थी तो बस यही कि उसका टॉप साइज थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी वहां बैठे तीनों लोग उसकी खूबसूरती से मोहित हो गए। लेकिन वरुण शेट्टी अब भी शांत था। वरुण शेट्टी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? आप कुछ जानी पहचानी लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। नायरा ने मधुर आवाज में जवाब दिया, अरे तुम मुझे जानते हो, मैं नायरा हूं, नायरा। वरुण शेट्टी चौंका। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। नायरा सनशाइन यूनिवर्सिटी की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की, और सिर्फ यही नहीं, वह सनशाइन सिटी के अंडरवर्ल्ड किंग गोपाल की बेटी भी थी। वह यहां क्या कर रही है और आधी रात को मुझे ढूंढने क्यों आई है? वरुण शेट्टी सोचने लगा। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं वही नायरा हूं, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूं? उसकी मुस्कान में एक खास अंडरवर्ल्ड वाली शख्सियत का रौब था। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया और कहा, जरूर। वह नायरा के पीछे चल दिया। बबलू के साथी ने ईर्ष्या से कहा, लड़कियां इतनी रात को भी इसे ढूंढती हैं। भाई वरुण शेट्टी वाकई कुछ खास इंसान है। तीनों भाइयों ने ईर्ष्या भरी नजरों से वरुण शेट्टी को लड़की के साथ जाते हुए देखा। वरुण शेट्टी नायरा के पीछे चलते हुए नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर आ गया। वरुण शेट्टी ने भौं चढ़ाते हुए कहा, मिस नायरा, चलो यहीं बात कर लेते हैं, काफी रात हो गई है और मुझे जल्दी सोना है।
नायरा ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम थोड़े मूर्ख नहीं हो? तुम्हारे साथ इतनी खूबसूरत लड़की अकेले घूमने आई है और तुम नींद की शिकायत कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आता कि उन 3 लड़कियों को तुम में आखिर क्या पसंद आया। वरुण शेट्टी ने सवाल किया। कौन सी 3 लड़कियां? नायरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, अंशिका, रॉय, शालिनी और अंजलि। मुझे यह समझने में मदद करो, तुम साफ साफ उनके साथ तीनों टाइम घूमते हो और फिर भी वे तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। क्या तुमने उन्हें नशीला पदार्थ पिला दिया है या कुछ और किया है? नायरा की आंखों में शरारत थी, जबकि वरुण शेट्टी सिर्फ मुस्कुरा दिया। वरुण शेट्टी ने शेख ही बघारते हुए कहा, हे, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें मर्दों की बहुत अच्छी समझ है। मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, लोग मुझसे प्यार करने लगते हैं और मेरे आसपास हर समय फूल खिलते रहते हैं। अगर वे मुझे पसंद नहीं करते तो इसका मतलब है कि उनमें ही कोई गड़बड़ है। नायरा ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हारा चेहरा और मोटा नहीं हो सकता? लेकिन सच कहूं तो एक साथ 3 औरतों को पटाना आसान नहीं है। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं असल में एक साधारण आदमी हूं। मेरे जीवन को एक ही शब्द में बताया जा सकता है, सुंदर। सर, देखा क्या यह सरल नहीं है? नायरा ने उल्टी जैसा मुंह बनाया और कहा, मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बल्कि एक जरूरी बात करने आई हूं। वरुण शेट्टी ने भौं चढ़ाते हुए कहा, ओहो, मुझे याद है कि मैंने किसी से सीधे मुद्दे की बात करने को कहा था, लेकिन उसने मुझे मूर्ख कहा था। याद है? नायरा थोड़ी लज्जित हुई, फिर चिढ़कर बोली। नायरा ने गंभीर लहजे में कहा, मैं यहां तुमसे 3 काम करवाने आई हूं। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए पूछा, ओह, हम अभी मिले हैं, मैं तुम्हारे लिए 3 काम क्यों करूं? नायरा ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे कई राज जानती हूं और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती हूं। वरुण शेट्टी का चेहरा सख्त हो गया और उसने पूछा, मेरे राज? क्या तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो? नायरा ने बिना डरे कहा, बिल्कुल, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं जाना बल्कि तुम्हारा पीछा भी किया। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। मैं तुम्हें कुछ समय से देख रही हूं और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सीखा है। ये देखो। उसने अपना फोन निकाला और वरुण शेट्टी के सामने एक वीडियो चलाया। वरुण शेट्टी ने स्क्रीन पर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया। यह किलर बी के साथ उसकी लड़ाई का वीडियो था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे उसकी हथेली से तलवार निकली और किलर बी के सिर में घुस गई। उसका सबसे बड़ा राज। अगर यह वायरल हो गया तो वह इसके अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इतने बड़े सदमे के बावजूद वरुण शेट्टी ने तुरंत खुद को शांत कर लिया। उसने तुरंत फोन छीनने की कोशिश की। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा फोन चाहिए तो लो, यही है। मैंने पहले ही इसकी कई कॉपियां बना ली हैं। भले ही तुम फोन ले लो या मुझे मार दो, इसका कोई फायदा नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वीडियो पब्लिक हो जाएगा। वरुण शेट्टी का चेहरा सख्त हो गया और उसने मन में सोचा, तो यह लड़की इतनी चालाक है, इसे इतनी दूर तक सोचने की भी अक्ल है। फिर उसे याद आया कि उसके पास अभी भी हेवनली डॉग बिस्किट बचा है। अगर वह उसे खिला सके तो यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। डिंग! साधना शिखर, भौतिक अवस्था, रक्षा 3000, युद्ध शक्ति 3000। वरुण शेट्टी हैरान होकर मन में बोला, बकवास, ये सच में गोपाल की बेटी है। इसकी युद्ध शक्ति तो जबरदस्त है। अगर उसने जबरदस्ती की तो उसे हर हाल में हार का सामना करना पड़ेगा। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वरुण शेट्टी, समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी एक ही उम्मीद है, मेरी 3 शर्तें मान लो। अगर मैं खुश हुई तो यह रिकॉर्डिंग सिर्फ हम दोनों तक ही रहेगी, यहां तक कि मेरे पिता को भी नहीं पता चलेगा। वरुण शेट्टी ने बेबसी में जवाब दिया, बोलो, तुम क्या चाहती हो? वरुण शेट्टी के पास फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। नायरा ने आदेश दिया, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। 24 घंटे मेरी कॉल पर हाजिर रहो। जैसे ही मैं बुलाऊं तुरंत आओ। वरुण शेट्टी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं सहमत हूं। लेकिन उसके भीतर गुस्सा भरा था। वरुण शेट्टी ने मन ही मन सोचा, बस रुको तुम चालाक लड़की, मैं तुम्हें वह डॉग बिस्किट खिलाने का कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि असली मालिक कौन है। नायरा ने अगली शर्त रखी, दूसरी चीज, मुझे शालिनी का हरा जेड सुरक्षा पेंडेंट ला कर दो। वरुण शेट्टी को सिर दर्द होने लगा और उसने पूछा, क्या? कौन सा सुरक्षा पेंडेंट? शालिनी ने तो कभी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह मर चुकी है। उसे कैसे पता था कि सुरक्षा पेंडेंट कहां है? वरुण शेट्टी ने फिर से मन में सोचा, क्या सुरक्षा पेंडेंट? उसने पहले कभी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। शालिनी पहले ही मर चुकी है, उसे कैसे पता था कि सुरक्षा पेंडेंट कहां था? नायरा ने स्पष्ट किया, यह उसके दादाजी की ओर से एक तोहफा है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आपको बस मुझे वह पेंडेंट ढूंढ कर देना है। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया और कहा, उफ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वह भी जानना चाहता था आखिर इस हरे जेड की सुरक्षा पेंडेंट में क्या खास बात है। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वर्तमान शालिनी असल में सौरभ वीर था। आखिर उसे पेंडेंट के बारे में कैसे पता चला? नायरा ने अपना फोन देखते हुए कहा, जहां तक मेरी तीसरी इच्छा का सवाल है, मैं जब उसे सोचूंगी तब तुम्हें बता दूंगी। मुझे अपना नंबर दो। उसने उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लिया और उसे कॉल किया। नायरा ने जाते हुए कहा, तुम जो भी करो, तुम कभी मेरे हाथों से नहीं छूटोगे। वह मुड़ी और उससे दूर चली गई। वरुण शेट्टी चुपचाप वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने सौरभ वीर को मैसेज किया और सुबह सबसे पहले कैंपस के गेट पर उससे मिलने का प्लान बनाया। एक शांत रात के बाद अगली सुबह वरुण शेट्टी सौरभ वीर से मिलने के लिए कैंपस के गेट पर गया। वह उस समय पहुंचा जब सौरभ वीर कैंपस के गेट से बाहर निकल रही थी। सौरभ वीर को यह नहीं पता था कि एक लड़की कैसे होती है। वह बिना मेकअप, उलझे बालों और ढीले स्पोर्ट्स वेयर में बाहर आई। अपने शानदार शरीर के अलावा एक बार की खूबसूरत लड़की में और कुछ भी नहीं बचा था। सौभाग्य से वह कम से कम आत्मा के पिंजरे को सार्वजनिक रूप से हाथ में लहराने के बजाय एक बैग में रखकर ले जा रही थी। सौरभ वीर ने पास आकर पूछा, भाई वरुण शेट्टी, क्या मैंने तुम्हें इंतजार करवाया?
उसने जितना हो सके मर्दाना बनने की कोशिश की। उसकी हरकतें एक ऐसे आदमी जैसी थीं जो बहुत ताकत और अधिकार प्रकट करता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी वह मीठी आवाज में बात की, उसके लिए कुछ और बनना मुश्किल था सिवाय प्यारी लगने के। वरुण शेट्टी ने अपनी हंसी दबा ली। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अभी अभी यहां आया हूं भाई सौरभ वीर। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से एक सीधे साधे आदमी हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम एक लड़की के शरीर में हो। तुम्हें अपने दिखने का ख्याल रखना होगा, नहीं तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे। सौरभ वीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं कैसी लग रही हूं? वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया और कहा, आह, महान लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। भले ही तुम्हें छोटी छोटी बातों से कोई परेशानी ना हो, लेकिन क्या तुम कम से कम अपने बालों को ठीक से कंघी कर सकती हो? यह किसी चिड़िया के घोंसले जैसा लग रहा है। लो, मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। उसने अपने हाथों से उसके बालों को संवारने की कोशिश की। दीपक चौधरी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वरुण शेट्टी, तुम जानवर हो। ठीक इसी समय वरुण शेट्टी के पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई। वह यह देखने के लिए मुड़ा कि कौन है, और उसने देखा कि एक अच्छे कपड़े पहने स्मार्ट दिखने वाला आदमी तेजी से बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। यह सनशाइन का सबसे अच्छा दिखने वाला लड़का था, दीपक चौधरी। सौरभ वीर ने मीठी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम खुद को क्या समझते हो भाई? वरुण शेट्टी पर इस तरह चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। वह उस पर झपटने ही वाली थी। वरुण शेट्टी ने तुरंत रोकते हुए कहा, शालिनी मत करो, वह मेरा दोस्त है। अगर वह सच में उस पर टूट पड़ती तो दीपक चौधरी का कोमल और नाजुक चेहरा आसानी से एक ही थप्पड़ से बिगड़ सकता था। दीपक चौधरी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसे जानवर से मेरी कोई दोस्ती नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही अंशिका है, फिर भी तुम शालिनी के साथ क्यों हो? वरुण शेट्टी को उसकी बातें सुनकर मजा आया, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन खूबसूरत लड़कियां मेरे पास आती रहती हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत अच्छा दिखता हूं। क्या यह कोई अपराध है? उफ! यह सुनकर दीपक चौधरी को लगभग खून की उल्टी हो जाती और वह कराहते हुए बोला। दीपक चौधरी ने हताशा में कहा, हे भगवान, हे भगवान, प्लीज इस दुष्ट जानवर जैसे आदमी को मार डालो, क्योंकि इसे कोई शर्म नहीं है। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं हुआ तो हम चलते हैं। दीपक चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, बस यहीं रुक जाओ। दीपक चौधरी ने शालिनी से पूछा, शालिनी, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि इस आदमी के पास तुम्हारे अलावा और भी औरतें हैं? सौरभ वीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, क्या तुम एक असली आदमी हो? उसके जैसे महान आदमी की 3 पत्नियां या 4 रखैल होने में क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओम! दीपक चौधरी को सच में खून की उल्टी होने लगी। वरुण शेट्टी में ऐसा क्या अच्छा है? इतनी खूबसूरत औरतें उस पर इतनी मोहित क्यों हैं? शालिनी को वाकई उसके आसपास बहुत सारी औरतें होने से कोई परेशानी नहीं है। बकवास, यह तो हद ही हो गई। दीपक चौधरी की नजरें धुंधली होने लगी। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, हे, तुमने लड़की की बात सुनी, उसे कोई आपत्ति नहीं है तो अपनी बकवास बंद करो। ठीक है। वरुण शेट्टी का बेपरवाह रवैया देखकर दीपक चौधरी और गुस्से में आ गया। दीपक चौधरी ने गुस्से में थूकते हुए कहा, बस तुम रुको, मैं अंशिका से मिलने आया हूं और मैं उसे बताऊंगा कि तुम कितने बुरे इंसान हो। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अंशिका मेरे बारे में बच्चों जैसी बातें करने की वजह से तुम्हें और भी कमतर समझेगी। दीपक चौधरी हैरान रह गया। उसे एक सभ्य और अच्छे इंसान की तरह पाला गया था। उसका इस तरह से व्यवहार करना उसके स्तर से बहुत नीचे था। दीपक चौधरी ने गुस्से में कहा, वरुण शेट्टी, तुम बेवकूफ हो, लेकिन अभी जश्न मत मनाओ। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अंशिका मेरी नहीं हो जाती। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, वह पहले से ही मेरी है। तुम उसे कैसे अपने प्यार में फंसाने की योजना बना रहे हो? दीपक चौधरी ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मेरे पास अभी भी एक मौका है। अगर तुम डर गए हो तो तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, समझे? डरपोक लोग उसके लायक नहीं है। अगर मुकाबला पैसे, परिवार या परवरिश का हो तो उसे पूरा यकीन था कि वह इन सभी मामलों में वरुण शेट्टी से कहीं बेहतर है। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, मैं डरा हुआ? क्या तुम भूल गए कि इस मुकाबले में नुकसान तुम्हारा ही होगा? यह मैं तय करता हूं कि मुझे मुकाबला करना है या नहीं। तुम नहीं। दीपक चौधरी ने तुरंत पूछा, तो फिर क्या तुम मुकाबला करोगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। वरुण शेट्टी ने इधर उधर देखा और कुछ सोचा। फिर उसकी नजर दूर खड़ी किसी पर पड़ी और उसके दिमाग में एक प्लान आया। वरुण शेट्टी ने मन में सोचा, अगर मैं हर किसी को जवाब देने लगूं जो मेरे पास निष्पक्ष मुकाबले की बात करने आए तो यह बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा? लेकिन ठीक है, क्योंकि तुम इस निष्पक्ष मुकाबले के लिए इतने उत्सुक हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम पास हो जाते हो तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारे पास मुझे चुनौती देने की काबिलियत है, लेकिन अगर तुम असफल हो जाते हो तो मुझे परेशान करना बंद कर देना। कैसा रहेगा? दीपक चौधरी ने उत्सुकता से पूछा। ठीक टेस्ट क्या है? वरुण शेट्टी ने शरारती अंदाज में कहा। तुमने सुरक्षा कार्यालय के दरवाजे पर खड़ी उस सुंदर लड़की को देखा? हाँ, वही जो जीन्स पहने हुए है। अगर तुम उसके पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मार सको तो मैं तुम्हारी निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाऊंगा। दीपक चौधरी ने तुरंत मना कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं बदतमीज लड़कों की तरह बर्ताव करूं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह शहर के दूसरे सबसे अमीर परिवार का वारिस था। वह खुद को ऐसा करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था? वरुण शेट्टी ने बेपरवाही से कहा, तो ठीक है, तुमने खुद ही कहा था कि अंशिका एक डरपोक प्रेमी के लायक नहीं है। शालिनी, अंदर आओ, हम जा रहे हैं। दीपक चौधरी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, रुको, वहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं डरपोक नहीं हूं। उसकी खातिर अगर मुझे एक बार बिगड़ैल बनना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? वरुण शेट्टी ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, चलो
फिर शुभकामनाएं। उसने देखा कि दीपक चौधरी खुद को तैयार कर रहा था और आत्मविश्वास से सुरक्षा कार्यालय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी समय लड़की ड्यूटी पर खड़े सुरक्षा गार्ड से बात कर रही थी। प्रियंका ने कहा, हाय, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो और यह दवाइयां रख सकते हो? मैं बाद में किसी को भेज दूंगी जो इन्हें ले जाएगा। वह यहाँ एक छात्र है, उसका नाम वरुण शेट्टी है। गार्ड ने जवाब दिया, हाँ जरूर, प्लीज अपना नाम और फोन नंबर दे दीजिए और अगर कोई संदेश है तो बताइए। प्रियंका ने बताया, ठीक है, मेरा नाम प्रियंका है, दीपक चौधरी। बाहर से तो शांत और तैयार दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। और उसने सोचा, अरे मैं यह कर ही क्यों रहा हूं? यह तो पागलपन है। उसने अपने जीवन में पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया था और अब वह दिन दहाड़े एक लड़की पर हाथ मारने वाला था। अगर किसी को पता चल गया तो वह दोबारा अपनी शक्ल कैसे दिखाएगा? लेकिन अगर वह पीछे हट गया तो वरुण शेट्टी जरूर उस पर हंसेगा। दीपक चौधरी ने अपने होंठ काटे और सोचा, चलो छोड़ो, यह अंशिका के लिए है। उसने खुद को सबसे बुरे के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। अगर लड़की डरपोक होती तो ज्यादा से ज्यादा उसे घूरती। अगर वह गुस्सैल होती तो शायद वह उस पर चिल्लाती। भले ही वह जवाबी हमला करने वाली होती तो भी उसे एक दो थप्पड़ सहने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। आखिरकार अगर वह माफी मांगता और खुद को समझाता तो शायद वह मामला शांत कर सकती थी, या कम से कम दीपक चौधरी ने ऐसा ही सोचा। ये सोचते हुए दीपक चौधरी तेजी से चलने लगा और जल्दी ही पीछे से लड़की के करीब आ गया। उसने पतली जीन्स पहन रखी थी जिसमें उसकी लंबी और पतली टांगे साफ दिख रही थी। उसका शरीर बिल्कुल घुमावदार था जो किसी को भी उसकी ओर देखने पर मजबूर कर सकता था। दीपक चौधरी ने मन ही मन कहा, मुझे बहुत खेद है मिस। उसने अपने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उसे सिर्फ वरुण शेट्टी ही नजर आया जो दूर से उसे अंगूठा दिखा रहा था। दीपक चौधरी ने सोचा, मैं उस कमीने को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। मैं अंशिका के साथ रहने का यह मौका नहीं खोना चाहता। भाड़ में जाओ, चलो ये कर ही लेते हैं। उसने अपने दांत भींच लिए और अपना हाथ लड़की के पिछवाड़े की ओर बढ़ाया। प्रियंका अचानक पलटी और हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? यह सब इतनी तेजी से हुआ जैसे उसने पहले ही सब कुछ देख लिया हो, जैसे उसकी आंखें उसकी पीठ पर भी थीं। दीपक चौधरी के कुछ कहने से पहले ही लड़की ने उसे अपनी ओर खींचा और फिर जोरदार तरीके से पटक दिया। दीपक चौधरी 3 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा और कराह उठा, आओ! उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। आसपास के लोग देखने लगे और आपस में बोले, अरे क्या यह सनशाइन सिटी का सबसे खूबसूरत लड़का दीपक चौधरी नहीं है? वह जमीन पर क्यों पड़ा है? मुझे लगता है कि उस लड़की ने उसे इसलिए फेंक दिया क्योंकि वह एक गंदा इंसान था। सच में किसी को उसके चेहरे से मत आंकना। इसने सोचा था कि दीपक चौधरी इतना गिरे हुए स्तर का होगा। झुनफानोपा, अगर तुम्हें कोई लड़की चाहिए थी तो तुम मेरे पास आ सकते थे। तुम क्यों जाकर ऐसा गंदा काम करने लगे? सब हैरान और निराश थे। उफ, दीपक चौधरी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। अब वह बस यही चाहता था कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। समाज में एक अच्छा और इज्जतदार इंसान होने की उसकी पहचान अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वरुण शेट्टी दौड़ता हुआ आया और बोला, दीपक चौधरी, तुम जानवर हो। दिन के उजाले में इतनी गंदी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं जानता हूं कि इस लड़की के शरीर का आकर्षण सहना मुश्किल है, लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी बेशर्मी करने का बहाना नहीं है। तुरंत माफी मांगो। दीपक चौधरी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी कोई घिनौनी चीज खा ली हो और उसने मन ही मन सोचा, मैं खुद ही उसके जाल में फंस गया। यह आदमी पूरी तरह से शैतान है। प्रियंका गुस्से से चिल्लाई, मैं किसी की माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं इस बिगड़ैल कमीने को नपुंसक बना दूंगी। दीपक चौधरी के माथे पर पसीना बहने लगा और सोचा, हे भगवान, मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, अभी तक किया भी नहीं था और अब मैं नपुंसक बनने जा रहा हूं। यह तो बहुत ज्यादा है। वह अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस लड़की की ताकत का अनुभव करने के बाद वह जानता था कि अगर वह अब भागा नहीं तो उसकी खैर नहीं। वरुण शेट्टी ने हैरानी का नाटक किया और दोनों के बीच में आकर बोला, हाँ, अरे यह तो मिस प्रियंका हैं। आप यहां क्या कर रही हैं? दीपक चौधरी को प्रैंक करना उसके लिए काफी था, लेकिन अगर मामला ज्यादा बिगड़ता तो यह हद से बाहर हो जाता। प्रियंका ने सख्ती से कहा, चुप हो जाओ और एक तरफ हट जाओ। प्रियंका कभी भी किसी आदमी को अपनी ओर गंदी नजरों से देखने की इजाजत नहीं देती थी, और तो और इस घटिया इंसान को तो वह हरगिज माफ नहीं करने वाली थी जिसने उसके पिछवाड़े छूने की कोशिश की। वह उसे तब तक छोड़ने वाली नहीं थी। वरुण शेट्टी ने चिल्लाते हुए प्रियंका की कमर कसकर पकड़ ली और कहा, भागो, मैं तुम्हारे लिए उसे रोक लूंगा। दीपक चौधरी जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग गया और बोला, धन्यवाद, मैं तुम्हारा आभारी हूं। प्रियंका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, तुम भी उसी जैसे हो, एक गंदे इंसान। लेकिन वरुण शेट्टी उसे भालू की तरह कसकर पकड़े हुए था। उसकी इतनी नजदीकी से वरुण शेट्टी को उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। उसकी कमर नरम और लचीली थी, केवल एक मूर्ख ही उसे जाने देता। प्रियंका ने अचानक संघर्ष करना बंद कर दिया और एक दर्द भरी कराह निकाली और बोली, छोड़ो। उफ, फिर एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह वह वरुण शेट्टी की बाहों में ढह गई। वरुण शेट्टी चौंक गया और पूछा, अरे क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? प्रियंका का चेहरा सफेद पड़ गया था और कांपते हुए बोली, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन इसके अलावा उसे कोई और लक्षण नहीं दिख रहे थे। वरुण शेट्टी ने बिना सोचे समझे उसे गोद में उठाया और तेजी से कार तक पहुंचाया। प्रियंका का शरीर कमजोर होने लगा और बोली, मेरे बैग से दर्द की दवा निकालकर दो जल्दी। यह देखकर सौरभ वीर भी भौचक्का रह गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कौन सा दर्द होगा जिसने इतनी ताकतवर प्रियंका को कुछ ही पलों में बेबस बना दिया। वरुण शेट्टी ने जल्दी से प्रियंका के बैग में देखा और एक बोतल निकाली जिस पर लिखा था दर्द निवारक। लेकिन जब उसने बोतल खोली तो उसे आम दवाइयों जैसी सफेद गोलियां या कैप्सूल नहीं मिले।
अंदर कुछ छोटी काले रंग की गोलियां थीं। अगर यह पुराना वरुण शेट्टी होता तो उसे कोई शक नहीं होता, लेकिन अब भारतीय चिकित्सा के 3 महान डॉक्टरों के ज्ञान और ब्लैक मांबा डेमन किंग के जहरीले रहस्यों को पढ़ने के बाद वह तुरंत समझ गया कि यह क्या है। वरुण शेट्टी ने बोतल बंद की और एक तरफ फेंकते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? प्रियंका की आंखें चौड़ी हो गईं और बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं दर्द से मर जाऊं? वह अपने चेहरे से दर्द छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वरुण शेट्टी ने तुरंत कहा, यह जहर है, क्या तुम्हें पता नहीं? प्रियंका को अब ठीक से बोलने में भी दिक्कत हो रही थी और बोली, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं लूंगी तो मैं मर जाऊंगी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वरुण शेट्टी ने प्रियंका के बैग से चांदी की सुइयां निकाली और कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी, मैं यहां हूं, तुम्हें अब इसे लेने की जरूरत नहीं है। प्रियंका घबराई हुई थी और पूछा, तुम क्या करने वाले हो? अगर मैंने दवा नहीं ली तो मैं सच में मर जाऊंगी। वरुण शेट्टी ने सुइयां पकड़ते हुए कहा, मैं एक्यूपंक्चर से तुम्हारा इलाज करने जा रहा हूं। प्रियंका को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ और बोली, तुम एक्यूपंक्चर? वरुण शेट्टी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझे मारने की कोशिश मत करो प्लीज। प्रियंका डर गई थी। उसे कभी यकीन नहीं होता कि वरुण शेट्टी को एक्यूपंक्चर आता होगा। सौरव वीर भी घबरा गया था और बोला, भाई, वरुण शेट्टी, उसे दवा दे दो, अगर वह मर गई तो अच्छा नहीं होगा। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, अगर मैं तुम्हें ठीक कर दूं तो एक किस कैसी रहेगी? और उसकी छाती पर सुई चुभा दी। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। सुई डालने के बाद उसने उसे हल्के से हिलाया, जिससे सुई अपने आप कंपन करने लगी। क्योंकि सुई सही गहराई में गई थी और सही ताकत से हिलाई गई थी, यह बिना रुके एक समान दर पर कंपन करने लगी। इसके बाद वरुण शेट्टी ने दूसरी सुई ली और उसे भी उसी तरह लगाया, लेकिन इस बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनि होने लगी। जब तक उसने तीसरी सुई डाली तब तक प्रियंका का चेहरा पहले से बेहतर दिखने लगा था। जब उसने वरुण शेट्टी को इतनी कुशलता से एक्यूपंक्चर करते देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सबसे जरूरी बात, उसका दर्द कम हो रहा था। सौरव वीर यह देखकर हैरान था। सिर्फ 3 सुइयों के साथ वरुण शेट्टी ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। वरुण शेट्टी ने मजाक किया, खूबसूरत लड़की, मुझे ऐसे मत देखो, क्या होगा अगर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी? प्रियंका हल्के से शर्मा गई, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। वह वरुण शेट्टी के चेहरे को नहीं बल्कि उसकी एक्यूपंक्चर तकनीक को देख रही थी। जब तक वरुण शेट्टी ने 9वीं सुई डाली तब तक प्रियंका के सीने का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। प्रियंका अपनी हैरानी नहीं रोक पाई और पूछा, हे भगवान वरुण शेट्टी, क्या वह 9 ड्रैगन एक्यूपंक्चर तकनीक थी? मैं सपना देख रही हूं? वरुण शेट्टी भी हैरान था और पूछा, ओहो, तो तुम्हें इसके बारे में पता है? इस तकनीक की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी और यह तकनीक इतिहास में खो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका इसे पहचान पाएगी। अब उसे लगने लगा था कि यह लड़की उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। प्रियंका ने बताया, बेशक मैं जानती हूं, मैं बचपन से ही अपने दादाजी से एक्यूपंक्चर सीख रही हूं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा मरने से पहले इसे सही से काम करते हुए देखना थी। इसके लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और अनगिनत अन्य एक्यूपंक्चर गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली क्योंकि किसी ने भी असली तकनीक नहीं सीखी थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वरुण शेट्टी ने शरारती अंदाज में कहा। मेरे पास अभी भी 1-2 खास तरकीबें हैं। मेरी अच्छी शक्ल की वजह से बहुत से लोग मुझे सिर्फ एक हैंडसम लड़का समझते हैं, लेकिन असल में मैं ऐसा इंसान हूं जिसके पास असली हुनर भी है, समझी? प्रियंका ने आंखें घुमाई और गंभीरता से पूछा, बकवास मत करो, तुमने एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस कब शुरू की? तुम्हारे हाथों की सफाई देखकर लगता है कि तुम कम से कम 20 साल से इसका अभ्यास कर रहे हो। भले ही कोई एक्यूपंक्चर में माहिर हो, फिर भी इसमें कम से कम 10 साल लगते हैं। वरुण शेट्टी ने सपाट चेहरे से कहा, लगभग 10 साल मुझे लगता है। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि उसके पास विद्वान का दिल है और उसे यह सीखने में सिर्फ 1 घंटा लगा था। प्रियंका को सब जानने की इच्छा हुई और पूछा, रुको, अगर तुम इस तकनीक को जानते थे तो तुमने अपने पिता को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वरुण शेट्टी थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन सौभाग्य से विद्वान का दिल उसे सोचने और तुरंत जवाब देने की क्षमता देता था। वरुण शेट्टी ने स्पष्ट किया, क्या यह साफ नहीं है? मेरे पास तब तक आंतरिक शक्ति नहीं थी, इसलिए भले ही मुझे यह तकनीक पता थी, मैं अपने पिता का इलाज नहीं कर सकता था। प्रियंका ने सिर हिलाया और कहा, ओह ठीक है, अब दर्द खत्म हो गया है, क्या अब तुम सुइयां हटा सकते हो? वरुण शेट्टी ने अपना चेहरा आगे करते हुए मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी, जैसा कि हमने तय किया था। प्रियंका ने फिर से आंखें घुमाई और कहा, दफा हो जाओ, यह तुमने खुद तय किया था, मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा था, और वैसे भी शर्त तब थी जब तुम मुझे पूरी तरह ठीक कर देते। अभी तो तुमने सिर्फ दर्द कम किया है और मैं पूरी तरह ठीक होने से अभी भी बहुत दूर हूं। वरुण शेट्टी ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, तो इसका मतलब तुमने शर्त मान ली, अगर मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूं तो तुम मुझे किस देने के लिए तैयार हो? डेमन क्वीन से किस पाना वाकई मजेदार होने वाला था। प्रियंका सच में ठीक होने की उम्मीद कर रही थी और पूछा, तुम बताओ, तुम मुझे कैसे ठीक करोगे? वह कई सालों से इस बीमारी से जूझ रही थी और कई बार आत्महत्या करने तक का सोच चुकी थी। अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाती तो यह उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती। जहां तक किस की बात थी तो वह कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती। वरुण शेट्टी ने गहरी सांस ली और बोला, इसे ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन तुम नाराज हो जाओगी। प्रियंका ने वादा किया, बस मुझे बता दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। वरुण शेट्टी ने गंभीरता से बताया, ठीक है, जहर तुम्हारे शरीर में बहुत गहराई तक समा चुका है, क्योंकि तुम इसे इतने सालों से लेती आ रही हो। तुम खुद एक्यूपंक्चर जानती हो, इसलिए तुम्हें पता होगा कि यह सिर्फ लक्षणों को ठीक करता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। प्रियंका ने सिर हिलाया, हाँ, तुम सही कह रहे हो,
जहर को पूरी तरह निकालने के लिए तुम्हें दवा और बाहरी इलाज दोनों की जरूरत होगी। और वरुण शेट्टी हकलाने लगा। पक्का? तुम गुस्सा नहीं होगी? प्रियंका ने झुंझलाते हुए कहा। अरे सीधे बोलो, तुम मर्द हो या नहीं? वरुण शेट्टी ने गला साफ किया और प्रियंका की शानदार छाती पर नजर डालते हुए कहा, ठीक है, बता देता हूं। इलाज का बाहरी हिस्सा मालिश से होगा। सिर्फ मेरी मेडिसिन किंग की मालिश कला ही ऐसा कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है। प्रियंका ने भौं चढ़ा ली। मालिश? सौरभ वीर जो पास खड़ा सब सुन रहा था, जोर से हंस पड़ा। सौरभ वीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़की क्या तुम समझ नहीं रही? भाई वरुण शेट्टी तुम्हें गेंद मालिश देना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, प्रियंका चिल्लाई। क्या वरुण शेट्टी, तुम घटिया इंसान, मुझे तुम पर इतना भरोसा था, लेकिन तुम तो बस मेरे शरीर को छूने के बारे में सोच रहे थे। अब बहुत हो गया, इधर आओ तुम। प्रियंका गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी छाती से सुइयां खींच फेंकी और तेजी से उठकर वरुण शेट्टी की तरफ लपकी। अभी तक वह वरुण शेट्टी की मदद और उसके इलाज से हैरान और आभारी थी, लेकिन जैसे ही उसने मालिश सुना, उसकी सारी भावनाएं हवा में उड़ गईं। वरुण शेट्टी ने बचाव करते हुए कहा, लेडी प्लीज शांत हो जाओ। अगर तुम मालिश नहीं करवाना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं। हम दर्द को ठीक करने के लिए सुइयों का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई शरारत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। प्रियंका तब रुकी और सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी वह वरुण शेट्टी को घूरती रही। प्रियंका ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम ऐसा मत करो। अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक पल में नपुंसक बना दूंगी। वह पलटी और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चली गई। सौरभ वीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, वह लड़की बहुत हॉट और तड़क भड़क वाली है। उसने अपनी बाहें मोड़ी और अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बोला, भाई वरुण शेट्टी, तुम्हें उसे एक सीधी साधी लड़की बना देना चाहिए। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, अब तुम बेहुदा बातें कर रहे हो। उसकी नजर प्रियंका के पिछवाड़े पर पड़ी जो लय में हिल रहे थे और वह दूर जा रही थी। कोई भी सीधा साधा आदमी इसका विरोध कैसे कर सकता था, लेकिन वरुण शेट्टी को खुद पर काबू था। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह लड़की ताकत में मुझसे कई स्तर ऊपर है और उसका गुस्सा बहुत भयानक है। ये मेरे बस की बात नहीं है। सौरभ वीर ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों तुम हार मान रहे हो? वरुण शेट्टी मुस्कुराया। हार शब्द तो बहुत पहले ही मेरी डिक्शनरी से मिट चुका है, लेकिन वह मेरी आदर्श लड़की नहीं है। अगर होती तो मैं उसे अपनी बाहों में झुकने पर मजबूर कर देता। सौरभ वीर ने पूछा, तो फिर तुम्हारा आदर्श क्या है? वरुण शेट्टी ने जवाब दिया, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो कोमल, समझदार और सबसे जरूरी दयालु हो। खैर, इन 3 गुणों में से कम दो तो होने ही चाहिए। सौरभ वीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। वरुण शेट्टी ने चौकी की ओर बढ़ते हुए कहा, भाई सौरभ वीर, जरा रुको, मैं गार्ड की चौकी पर जा रहा हूं, यह देखने कि वह यहां क्या कर रही थी। अपनी पहचान बताने के बाद गार्ड ने उसे एक दवा का थैला दिया जिसे प्रियंका ने वहां छोड़ दिया था। वरुण शेट्टी ने एक सूखी जड़ी बूटी उठाई, उसे सूंघा और चौंक गया। वरुण शेट्टी ने अचरज से सोचा, ये दवाएं हड्डियों को ठीक करने के लिए बेहतरीन है। क्या उसने यह मेरे पिता के लिए भेजी है? आइस क्वीन खुद दवाएं पहुंचा रही है, यह उसकी दयालुता ही है। वरुण शेट्टी ने थैले के अंदर झांका और एक कागज का टुकड़ा पाया। यह प्रियंका की लिखावट थी। वरुण शेट्टी मुस्कुराया, ओह, यह लड़की कितनी समझदार है, दयालु और विचारशील। सौम्यता तो समय के साथ सिखाई जा सकती है। लगता है मुझे सच में सौरभ वीर की सलाह पर विचार करना चाहिए। आइस क्वीन को वश में करना, यह तो मजेदार होने वाला है। हे। इसके बाद वरुण शेट्टी सौरभ वीर के साथ किसी और चर्चा के लिए चल पड़ा। जैसे ही वे कैंपस गेट से बाहर निकले, एक आदमी जो बॉडीगार्ड की तरह दिख रहा था, कोने में छिपकर उन्हें देख रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। आदमी ने फोन पर कहा, हेलो मैनेजर, जुबैर शालिनी अभी स्कूल से बाहर गया है। जुबैर की उत्तेजना फोन के जरिए साफ झलक रही थी और बोला, अच्छा, उसका पीछा करो, लेकिन उसे भनक मत लगने देना। उसकी लोकेशन की अपडेट मुझे देते रहो, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूं। हाँ, 3 दिन हो गए, लेकिन वह आखिरकार बाहर आ ही गया। दिन के उजाले में एकांत जगह ढूंढना मुश्किल था, लेकिन वरुण शेट्टी को एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट मिल ही गई। वह सीधे वहां चला गया। वरुण शेट्टी ने सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, तो बात यह है, उसने सौरभ वीर को नायरा से कल रात हुई मुलाकात का पूरा किस्सा सुनाया। सौरभ वीर ने कहा, मेरे पास शालिनी की यादें नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह पेंडेंट कहां है, लेकिन मैं नायरा को संभालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम बाद में उसे कुत्ते के बिस्किट से काबू में कर सकते हो। अगर हमें नहीं पता कि पेंडेंट कहां है तो यह बस समय की बात है कि वह इसे ढूंढ ले और हमारे पीछे आ जाए। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है आखिरी बिस्किट उसी का है। चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते। दुष्ट आत्मा का क्या हाल है? क्या वह पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है? सौरभ वीर ने बैग से स्प्रिटकेस निकालते हुए कहा, लगभग, लेकिन तुम्हें इसे पूरा करना होगा। वरुण शेट्टी ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? सौरभ वीर ने समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आत्मा पिंजरा तुम्हारा है। एक बुरी आत्मा को शुद्ध करने के बाद तुम्हें यह तय करना होगा कि उसे रखना है या उसे शुद्धिकरण में जाने देना है। उसने विनायक की प्रार्थना की माला और मंत्र पुस्तिका निकाली। वरुण शेट्टी ने पिंजरा सामने रखते हुए कहा, तो फिर देखते हैं कि यह भूत कौन है। उसने दोनों हाथों में मैनुअल और प्रार्थना की माला पकड़ी और शुद्धिकरण अनुष्ठान का अंतिम चरण शुरू किया। जल्द ही आत्मा पिंजरे के ऊपर की 9 काली खोपड़ियां चमकने लगीं। पिंजरा अद्भुत रंगों में जगमगाने लगा, मानो उसमें से पवित्र शुद्धिकरण प्रकाश निकल रहा हो। पिंजरे में एक छोटी सी अलौकिक मानव आकृति दिखाई दी। हालांकि अलौकिक थी, लेकिन उसका शरीर एक मानव लड़की का था। उसका चेहरा अब विकृत नहीं था, बल्कि सुंदर लग रहा था। जब वरुण शेट्टी ने उसका चेहरा देखा तो वह चौंक गया और चिल्लाया, शालिनी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस दुष्ट आत्मा को उन्होंने शुद्ध किया था, वह वही लड़की थी जिसके बारे में वे अभी बात कर रहे थे।
अपनी दुर्भावना से मुक्त होने के बाद शालिनी को होश आ गया था। शालिनी ने हैरानी से पूछा, वरुण शेट्टी, क्या यह वाकई तुम हो? रुको, क्या यह मेरा शरीर है? यह अभी भी जिंदा कैसे है और चल कैसे रहा है? उसने सौरभ वीर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। वरुण शेट्टी ने शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ। तुम यहां इसीलिए हो क्योंकि तुम एक दुष्ट आत्मा बन गई थी और मैंने तुम्हारी आत्मा को द्वेष से मुक्त कर दिया है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, तुम पाप शोधन के लिए जा सकती हो। दूसरा, मुझे अपना स्वामी एक्सेप्ट कर लो और आत्मा के पिंजरे में रहो। शालिनी अभी अभी होश में आई थी और असमंजस में थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगीं और वह शांत हो गई। शालिनी ने होंठ काटते हुए गंभीरता से कहा, मुझे सब कुछ याद है वरुण शेट्टी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत दुख है कि पापा और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि तुम हमें माफ करोगे या नहीं, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज पापा और दादा का बदला लेने में मेरी मदद करो। जब तक तुम जुबैर को मारने में मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी और अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। हालांकि मैं अब सिर्फ एक भूत हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं किसी भी खूबसूरत लड़की को अपने वश में कर सकती हूं जिसे तुम पसंद करो। और तुम, वरुण शेट्टी ने बीच में टोकते हुए कहा। खांसी खांसी? उसका चेहरा चमकीला गुलाबी हो गया था। वरुण शेट्टी ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरा शरीर रखना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। शालिनी ने कामुक आवाज में विनती की, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे भाई? वरुण शेट्टी, मैं तुमसे विनती करती हूँ प्लीज। उसकी आंखें वरुण शेट्टी को मोहक नजरों से देख रही थीं। जब अपनी सेक्स अपील का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज पाने की कला की बात आती थी तो वह ग्रैंड मास्टर थी। वरुण शेट्टी ने आखिरकार मानकर कहा, जुबैर, वह जानवर अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर रहा है और कई बार मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका है। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं उस कमीने का खात्मा करने वाला था। शालिनी खुश होकर नाचते हुए बोली, सच में? ओ वरुण शेट्टी, तुम सबसे अच्छे हो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम हूं, वरुण। और तभी 3 मिनीवैन कंस्ट्रक्शन साइट में घुस आई और उनका रास्ता रोक दिया। वरुण शेट्टी ने जल्दी से आत्मा के पिंजरे को नजरों से दूर कर दिया। शालिनी भूत थी और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए वह इतना चिंतित नहीं था। मिनीवैन के दरवाजे खुले। काले सूट और चश्मे में 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड उनमें से बाहर निकले। सभी अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे। फिर जुबैर आखिरी वैन से बाहर आया। जुबैर ने शालिनी की ओर देखते हुए कहा, 3 दिन और रात तक यूनिवर्सिटी के बाहर इंतजार करने के बाद तुम आखिरकार दिख गई मेरी प्यारी भतीजी। शालिनी का गुस्सा फूट पड़ा और चिल्लाई, जानवर, हथियारा! वरुण शेट्टी ने चिंतित होकर सोचा, यह बुरा है। वह आ गया। मैं अभी भी इतना मजबूत नहीं हूं। सौरभ वीर ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, हार मत मानो, मैं यहां हूं। वरुण शेट्टी ने उत्साह से पूछा, भाई सौरभ वीर, क्या तुम्हारे पास 5000 लड़ाकू शक्ति है? सौरभ वीर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, करीब है, लेकिन चूंकि हम पहले से ही यहां हैं, इसलिए इस कमीने के साथ सब कुछ खत्म कर देना ही बेहतर होगा। पीछे हटना शब्द के लिए उसकी डिक्शनरी में कोई जगह नहीं थी। वरुण शेट्टी ने जोश में कहा, अच्छा, यदि तुमने इसे इस तरह से कहा है तो चलो लड़ते हैं यहीं अभी। कभी पीछे मत हटो, कभी हार मत मानो। शालिनी ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम दोनों सबसे अच्छे हो, उस बदमाश को खत्म कर दो। शालिनी को नहीं पता था कि उसके शरीर में कौन था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वरुण शेट्टी और सौरभ वीर कार से बाहर निकले और चिल्लाए। वरुण शेट्टी ने जुबैर को फटकारते हुए कहा, जुबैर, तुम जानवर हो। तुमने अपने पिता और भाई को मार डाला और अब अपनी भतीजी को भी मारना चाहते हो। तुम सच में एक बेशर्म इंसान हो। जुबैर ने हंसते हुए कहा, ओह, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम मेरे बॉडीगार्ड से कैसे बच गए? वरुण शेट्टी ने चालाकी से जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है ब्लड डव। आखिरी बार मैंने सुना था कि वह मेरे गांव के मुखिया के परिवार पर हमला करके मारा गया था। जुबैर ने गुस्से में थूकते हुए कहा, झूठ! मेरे भाई की ताकत मुझसे भी ज्यादा थी। अगर वह चाहता तो पूरे गांव को तबाह कर सकता था। तुम्हारे गांव के मुखिया ने उसे मारा? हाँ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो। उसे वरुण शेट्टी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए चुनौती दी, ठीक है, चूंकि तुम्हें अपने भाई की ताकत पर इतना भरोसा है तो क्यों ना हम शर्त लगाएं। उसे फोन करके देखो। अगर वह फोन उठाता है तो मैं अपना सिर काट लूंगा और तुम्हें उससे फुटबॉल खेलने दूंगा। लेकिन अगर वह नहीं उठाता तो तुम मेरे पास आओ और मुझे एक बार लात मारने दो। कैसा रहेगा? जुबैर ने फोन निकालते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं वैसे भी तुम दोनों को जिंदा छोड़ने नहीं वाला था। उसने स्पीकर ऑन किया और ब्लड डव का नंबर डायल किया। हेलो। कुछ ही घंटियों में फोन उठ गया। जुबैर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, सुना, कॉल लग गई, अब अपना सिर काटो। बॉडीगार्ड आपस में हंसने लगे। हाँ हाँ, यह लड़का खुद को बहुत होशियार समझता है, अपने दिमाग की बाजी लगा रहा है। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ब्लड डव कितना ताकतवर था। यह जोकर वाला खेल सोचने वाला बच्चा जरूर किसी सर्कस से आया होगा। यह तो हद ही हो गई। वरुण शेट्टी के ऊपर 10 बॉडीगार्ड इस तरह हंस रहे थे जैसे वह कोई मजाकिया जोकर हो, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी हैरानी में बदल गई। पुलिस अधिकारी ने फोन पर कहा, हेलो, आप चुप क्यों हैं? क्या आप मृतक के परिवार से हैं? अगर हाँ तो प्लीज सनशाइन पुलिस स्टेशन आइए, हमें शव की पहचान के लिए किसी को बुलाने की जरूरत है। जुबैर का चेहरा पीला पड़ गया और पूछा, रुको, तुमने अभी क्या कहा? ब्लड डव 100 जानवरों के गुट का एक ताकतवर योद्धा था। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा, आपके पास शव की पहचान करने के लिए 7 दिन है, वरना हम उसे अस्पताल को सौंप देंगे। फिर कॉल कट गई। जुबैर ने परेशान होकर सोचा, ब्लड डव भाई, वह सच में मर चुका है। उसका चेहरा बिगड़ गया, जैसे उसने अभी अभी गंदगी खा ली हो। वरुण शेट्टी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जुबैर, तुम हार गए, अब यहां आओ और मुझे तुम्हें लात मारने दो। जुबैर चिल्लाया, तुम मुझे लात मारोगे? शायद अगले जन्म में। तुम सब उसे पकड़ो, इस बदमाश को मार डालो। जैसे ही जुबैर ने आदेश दिया, अंगरक्षक तेजी से वरुण शेट्टी को घेरने लगे। शालिनी ने घबराते हुए पूछा, वह धोखेबाज अपनी बात पर नहीं टिका
और तुम दोनों के खिलाफ इतने सारे लोगों को खड़ा कर दिया। वरुण शेट्टी, क्या तुम ठीक रहोगे? वरुण शेट्टी ने निश्चिंत होकर कहा, चिंता मत करो, यह तो छोटे मोटे लोग हैं, बस मेरी भूख बढ़ाने के लिए भी काफी नहीं। जुबैर ने हाथ मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर भी डर से पसीना नहीं बहा रहे। मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन यह सभी बॉडीगार्ड बहुत महंगी कंपनी से हैं और किसी सड़क छाप गुंडे से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। धड़ाम, जुबैर ने लगभग अपनी जीभ काट ली। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लग रही है आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। हमें अपने विचार जरूर साझा करें कमेंट या रिव्यू करके। आपको रिस्पांस हमें स्टोरी लिखने की ताकत मिलती रहेगी। आइए अब कहानी पर आते हैं। हम दोनों साथ मिलकर नाइट बाइट्स में काम करेंगे। अब तुम ऐसे क्यों? आदित्य की नाराजगी का कायरा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आदित्य की परवाह किए बिना सीधे सीधे कह दिया,